Hello dear students, this video series is very useful for different type of pharmacist exam। और इसके पहले जो क्लास हुई थी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की MCQ प्लस डिस्कशन मींस क्वेश्चन विद क्लास। इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन विद द क्लास चल रहा है आपका टॉपिक भी कंप्लीट कराएंगे हम। MCQ तो हम करा ही रहे हैं, टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होगा और साथ में बहुत सारी चीजें हम वहां पर ऐड करेंगे। तो इन चीजों को आप अच्छे से लर्न करते चलें और उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसमें हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम अब ANS पर पहुंचते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके ऊपर और नीचे का भी देखेंगे। हम ऊपर का भी देखेंगे मेरे भाई और नीचे का भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन क्यों देखना, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपका एक सेक्शन फिक्स है कि वहां से क्वेश्चंस तो आना है आपको, बट क्या होता है आगे पीछे से आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो वही चीज तो हमको सीखना होती है, यही चीज हमको क्या करना है, सीखना है कि जब लैंग्वेज चेंज होती है तो उसको हम कैसे कवर करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ें और कैसे उससे हम निकल के आगे चलें। ओके, यहां पर देखें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चल रहा है हमारा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एट्रोपिन। भाई एट्रोपिन एक ऐसा है ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग। एट्रोपिन की अगर हम बात करें, एट्रोपिन आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है। और एट्रोपिन जो होता है किसका एस्टर होता है बेटा, ये पूछा गया है हमसे। एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, एस्टर किसका होता है, ये महाराष्ट्र में आया हुआ है क्वेश्चन। ट्रोपेन प्लस मेंडेलिक एसिड होता है, ट्रोपिन प्लस आपका ट्रोपिक एसिड होता है, ट्रोपिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड होता है। बेटा दो एसिड का तो कभी मेरे भाई बन ही नहीं सकता, तो इस भाई को तो खत्म करो यहीं से, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है सी ऑप्शन की आपके, ठीक है ना। ट्रोपिन प्लस सैलिसिलिक एसिड ये भी पॉसिबिलिटी चलो मान लेते हैं, कि मानते हैं कॉन्सेप्ट चलता है केमिस्ट्री का, तो यहां हम मान लेते हैं कि ये आपका बेस है और यहाँ पर ये एसिड है, तो इनका रिएक्शन होके एस्टर बन गया यहाँ पर। बट यहाँ पर तो ये ऑप्शन ही खत्म है आपका सी, तो अब बचते 3 ऑप्शन बेटा। तो सैलिसिलिक एसिड वाला ऐसा कोई भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये ट्रोपेन एल्कलॉइड होते हैं हमारे, उसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं होता है बेटा। उसका नाम हम ट्रोपेन क्यों बोलते हैं, ट्रोपेन इसलिए उसका नाम है क्योंकि वो एसिड जो होता है बेटा हमारा ट्रोपिक एसिड होता है, और हमारा एट्रोपिन तो नेचुरली है। और जब नेट्रोपिन हमको नेचुरली मिल रहा है, रेसिड्यू मिक्सचर के फॉर्म में होता है, तो यहां पर जो रहता है इसका ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड होता है। ये ध्यान रखना है, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड होता है। और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट करेंगे। यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं, हम बात करेंगे ट्रोपेन एल्कलॉइड की। जो ट्रोपेन एल्कलॉइड है हमारे, ठीक है ना, ट्रोपेन एल्कलॉइड है भाई, क्यों बोलते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड, कुछ तो होगा यार इनके पास जो होता है ना ट्रोपेन रिंग होती है, ये ऐसा एक रिंग बना देते हैं हम, तो इसको ट्रोपेन एल्कलॉइड हम बोलने लगते हैं। यहां से ये क्या होता है, अपना एस्टर बना लेता है पूरा, यहाँ एसिड रहता है, ये ट्रोपिक है, पूरा एस्टर रहते हैं हमारे, जितने भी ट्रोपेन एल्कलॉइड है वो मैक्सिमम एस्टर होते हैं। जैसे अपन ने कोकेन देखा, तो कोकेन जो होता है बेंजोइक एसिड का एस्टर होता है, उसमें भी यही ट्रोपेन रिंग होती है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें, बेसिकली यहां पर देखें तो ये ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में सबसे पहले बेटा आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन होता है हमारा रेशमी मिक्सचर, रेशमी मिक्सचर होता है, इसमें डी आइसोमर और एल आइसोमर इक्वल क्वांटिटी में रहते हैं, रेशमी मिक्सचर होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो रेशमी मिक्सचर होता है बेटा वो हायोसियामीन का होता है, और हायोसियामीन का ही दूसरा नाम होता है स्कोपोलिन, बोलते हैं हम उसको, उसी को बोलते हैं स्कोपोलिन। तो ऐसा देखा जाए ना, तो एट्रोपिन जब हमने बोला, तो जो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर होगा बेटा वही हायोसियामीन का स्ट्रक्चर होगा, वही स्कोपोलिन का स्ट्रक्चर होगा। मतलब इनका जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट रहेगा उसमें आपका ट्रोपिन प्लस क्या होगा, ट्रोपिक एसिड होगा। बस डिफरेंस इतना सा है कि एट्रोपिन जो है रेशमी मिक्सचर है, उसमें डी हायोसियामीन भी है आपका और एल हायोसियामीन भी होता है, और स्कोपोलिन उसी का डिफरेंट नेम होता है। तो यहां तक तो हम बहुत अच्छे से चलते हैं, हमको कोई समस्या नहीं आती। समस्या तब आती है जब एक आगे निकल के आता है हायोसिन। हायोसिन का दूसरा नाम होता है बेटा स्कोपोलामीन होता है, ठीक है ना। और इन्हीं के रेशमी मिक्सचर को बेटा हम एट्रोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम एट्रोसिन बोल देते हैं। तो इन तीनों का जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है बेटा ट्रोपिक एसिड प्लस स्कोपीन होता है। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें यहां पर ये ऑक्सीजन ब्रिज आ जाता है, ये वाला ब्रिज।
तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको भूल गए हम लोग तो कैसे हम इससे आगे बढ़े भाई, तो उसका भी मैं बैठा हूं ट्रिक के लिए आपको। आप ऐसा करें, एट्रोसीन बोलिए, जोर से बोलो, जैसे अपन बोलते हैं ना जोर से बोलो, एट्रोसीन बोल दिया हमने, एट्रोसीन है ना, तो बेटा बाजू में लिख देना हायोसीन लिख देना आप, ठीक है ना। अब हायोसीन लिख दिया ना, इसमें अमीन तो लगाया नहीं हमने, तो इसको पोलामीन आएगा, यहां पर क्या आएगा, इसको पोलामीन आएगा। अब हमको ये तीनों याद हो चुके हैं, तो ये फिर अगर हम यहां पर हायोसीन लिख चुके हैं मेरे भाई, तो यहां पर हायोसियामीन लिखना पड़ेगा। यहां पर एमीन वाला हम लिख चुके हैं इसको पोलामीन, तो यहां पर इसको पोलीन नोट करना पड़ेगा आपको, तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। ध्यान रखेंगे, एट्रोसीन, हायोसीन, स्कोपोलामीन क्या है, स्कोपीन प्लस ट्रोपिक एसिड होता है। इसके बाद अगर आप एट्रोपिन पर चलते हैं हम लोग, एट्रोपिन हमारा रेसमी मिक्सचर है, हायोसियामीन और स्कोपोलिन होता है। उसके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट की ओर जाते हैं अगर हम, तो वहां पर आपका ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड होता है। इसके अलावा एक होता है होमोएट्रोपिन। होमोएट्रोपिन जो होता है ना, उसमें आपका ट्रोपिन प्लस मेंडेलिक एसिड होता है, जो आपका ए ऑप्शन में था। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ये पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको, ये ट्रोपिन है, यहाँ पर ये ट्रोपिन है हमारा, ये ट्रोपिक एसिड है बेटा, यहाँ पर ये एस्टर है, ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो ये आपको ध्यान, अगर इसमें से हम ये CH2 को हटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट OH ऐड कर दो, तो बेटा यही बन जाता है मेंडेलिक एसिड, और यही स्ट्रक्चर हो जाता है होमोएट्रोपिन का। और अगर इसी स्ट्रक्चर में बेटा हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रिज लगा देना, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, हायोसिन का। हायोसिन का दूसरा नाम बेटा स्कोपोलामीन, उसी का दूसरा नाम एट्रोसिन, ये बोल सकते हैं हम। इनको बनाते भी जब हमें तो यही करते हैं, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का एस्टरिफिकेशन कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपका, इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग एक और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा कि बताइए किस पोजीशन से अटैच होता है ये ट्रोपिक एसिड ट्रोपिन से, तो वहां पर हम बोलेंगे ये 3 पोजीशन से होता है। यहां से नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये और नाइट्रोजन पर रहता है 8 नंबर, तो ये 3 पोजीशन से अटैच होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, इन विच ड्रग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर समझते हो भाई, जो चारों ओर से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है आपका ABCD, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। एसिमेट्रिक कार्बन उसको हम बोलते हैं। तो इसमें कहानी ये है कि अब ऑप्टिकल आइसोमर वही होगा ना जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो यहां देखें, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर तो बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, हमारा क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसमें तो है नहीं एसिमेट्रिक कार्बन। फिनोबार्बिटोन कल ही पढ़ा था बेटा, बार्बिट्रेट्स होता है, इसमें भी नहीं है आपका एसिमेट्रिक कार्बन। हम चलते हैं एसिटाइल कोलिन के पास, एसिटाइल कोलिन को देखते हैं, इसको ये इसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है, यहां पर C डबल बॉन्ड हो CH3। इसमें भी बेटा कहीं नहीं है एसिमेट्रिक कार्बन। जब इन तीनों में नहीं है एसिमेट्रिक कार्बन, तो होगा किसमें, एडिनिन में, जिसको अपन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये हमारा कैटाकोलामीन्स में आता है। इसके स्ट्रक्चर बनाने का अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर OH दो लगाइए आप, यहाँ पर CH करिए, और यहाँ पर NH और CH3 कर दीजिए। ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पे एक OH जोड़ो, तो देखो यहाँ पर एक H है, ये OH है, यहाँ पर ये वाला, ये बन गया एसिमेट्रिक कार्बन हमारा। तो इसमें एडिनिन हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसमें आपके 2 आइसोमर बनते हैं बेटा, S बनता है और R बनता है। R वाला हमारा मोर एक्टिव होता है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्लियर का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिनिन का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा समय निकालें ना, अपने पास बिजी जो है हमारा माइंड, थोड़ा सा दिमाग दे हम अपना, तो यहाँ देखो आप, इस बेंजीन को तो आप जानते होगे बेटा, ये आप यहाँ पर CH2 NH2 बना लीजिए, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। फिनाइल एथाइलामीन हर व्यक्ति बना लेगा। अब इसको थोड़ा सा हम अपनी बॉडी के लिए लेके चलते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक 3 पोजीशन पर OH लगाया और एक आपका 4 पे लगाया, रेगुलर OH लगाया, और इस पे हमने CH2 और NH2 कर दिया। तो ये हमारा डोपामीन बन जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इस पे बेटा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पर हमने एक OH लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया नॉन एपिनेफ्रिन का। फिर यहाँ पर जो ये अमीन है ना, इस पे एक CH3 जोड़ दीजिए आप, तो बन जाएगा क्या आपका, एपिनेफ्रिन बन जाएगा। आप आइसोप्रोपाइल लगाओगे तो आइसोप्रोलीन बन जाएगा। जो सिंथेटिक है ये हमारे एंडोजीनियस कैटाकोलामीन्स होते हैं, ध्यान रखना है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन। तो ये क्लियर आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर से एपिनेफ्रिन का ये क्लियर आपको याद रखना है। एपिनेफ्रिन जो होता है 12 टाइम्स मोर एक्टिव होता है, उसका R आइसोमर देन द S आइसोमर, ठीक है ना।
आर आइसोमर होता है उसके एस आइसोमर से मोर एक्टिव होता है। अब आता है बेटा ये क्वेश्चन आया एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम का, एफेड्रीन का स्ट्रक्चर आया। एफेड्रीन का उन्होंने आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा और हम डर गए यार, बताओ ये भी कोई बात होती है फार्मासिस्ट एग्जाम में सीधा आईयूपीएसी नेम पूछ रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है बेटा, हमने आपको जो बताया बस वही चीज याद रखो बेटा। ये आपको ऐसा एक एथाइल अमीन बना लेना है। पहले क्या करना है आपको, ये एथाइल अमीन ऐसा बना लिया, ये बना लिया आपने। इसमें सब जगह सब्स्टिट्यूशन लगाओ, यहां पे भी लगाओ आप और यहां पर भी लगाइए आप, और यहां पर तो OH रहता ही है, यहां पर इसमें कोई नहीं होता। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, एफेड्रीन का। एफेड्रीन का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने कब बताया, आप एथाइल अमीन बनाइए और जो साइड चेन है ना सब जगह उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओ आप। तो ये आपने लगाया बेटा, ये अल्फा कार्बन होता है हमारा, ये बीटा कार्बन होता है, इतना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें अल्फा बीटा कार्बन होता है यहाँ पर, इसके आईयूपीएसी नेम को अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें लिखा है देखो 2 मिथाइल अमाइनो, 2 मिथाइल अमाइनो लिखा हुआ है, 2 मिथाइल अमाइनो लिखा है, 2 मिथाइल अमाइनो लिखा है। तो यहां से नंबरिंग आपकी ये होगी, यहां से देखो 1 और ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना। यहां से अल्कोहल से करेंगे हम नंबर, अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा तो 1 2 कार्बन की चेन है, यहां से 1 और 2 हो जाएगा नंबरिंग। तो यहां पर बेटा हो गया 2 मिथाइल अमाइनो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। 1 फिनाइल, बेटा देखो 1 पर फिनाइल लगा है तो 1 फिनाइल हो गया। और प्रोपेन, यहां पर क्या लिखा है 1 फिनाइल, यहां पर ये 3 कार्बन की चेन है बेटा, देखो 1 2 3, तो ये क्या बन गया प्रोपेन, और प्रोपेन में 1 पोजीशन पे क्या है हमारा ऑल है, तो नाम हो गया इसका ये, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको दूसरे तरीके से भी समझे हम, अगर उन्होंने मान लो ऐसा ऑप्शन ना देके वो अगर अल्फा मिथाइल लिखा होगा बेटा तो समझ जाना अल्फा मिथाइल लिखा है, बीटा हाइड्रोक्सी लिखा है और एन मिथाइल लिखा है, तब भी वो नाम किसका है, एफेड्रीन का ही नेम है। तो एफेड्रीन का आईयूपीएसी नेम आया हुआ है। और एफेड्रीन बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर कोग्नोसी के अंदर चलते हैं तो अमाइनो एल्कलॉइड्स होता है हमारा, वो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होती है। और अगर हम फार्माकोलॉजी के अंदर जाते हैं मेरे भाई तो ये जो होता है ना डायरेक्ट एक्टिंग भी होता है, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होता है, एडिनर्जिक रिसेप्टर पे डायरेक्ट एज एगोनिस्ट भी काम करता है और दूसरा काम भी करता है, ये नॉन एपिनेफ्रिन के न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी बढ़ाता है। तो इसलिए बेटा इसको मिक्स्ड एक्टिंग बोलते हैं। ये मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग होती है, एफिड्रा जियार्डेना से मिलती है, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग होती है। इसका स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ओके, ये देखो स्ट्रक्चर से यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है एफिड्रीन का। एफिड्रीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, एफिड्रीन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने वही बोला, यहाँ से नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3, ये 1 पोजीशन पर ऑल है बेटा, 2 पोजीशन पर अमाइनो मिथाइल है, ये आपका हो गया, और 3 वाली रिंग है तो प्रोपेन हो जाएगा आपका, और 1 फिनाइल हो गया। इसके अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर चल के थोड़ा देखें तो इसमें 2 एंजाइम बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमारे एडिनर्जिक सिस्टम को, एक होता है माओ और दूसरा होता है कॉम्ट। मैंने इसकी पहले की क्लास में भी आपको बताए हुए थे, ये मेटाबॉलिज्म करते हैं किसका, यहाँ पर। तो इसका देखो इसमें माओ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो है ना मिथाइल ग्रुप बोलेगा बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब नहीं कर पाओगे तुम मेटाबॉलिज्म। उसने इसको प्रोटेक्शन दे दिया। जैसे यहाँ पर जो नॉन एपिनेफ्रिन था आपका, उसमें क्या था आपका, यहाँ पर CHOH तो था यहाँ पर, लेकिन बेटा CH2 था और यहाँ पर NH2 था, तो आसानी से इसका हो जाता था ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन माओ एंजाइम से, और वो एल्डिहाइड बना देता था, समझ गए। अब लेकिन जब माओ एंजाइम की मुलाकात होती है किससे, एफिड्रीन से होती है ना, तो एफिड्रीन बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अल्फा पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है इस अमीन ग्रुप के लिए, तो इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है बेटा एफिड्रीन माओ एंजाइम से मेटाबोलाइज होगा क्या, हम बोलेंगे नहीं होगा। एफिड्रीन के साथ क्या माओ इनहिबिटर की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। एफिड्रीन तो अपने आप में उसको माओ से कोई डरने की बात ही नहीं है, प्रोटेक्ट है वो तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगला एंजाइम बेटा आता है कॉम्ट का। कॉम्ट जो होता है, कॉम्ट का काम होता है कैटिकॉल आर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज होता है हमारा कॉम्ट। ये कैटिकॉल रिंग तो होना चाहिए मेरे भाई। अब इसको देखो, इसमें कैटिकॉल रिंग तो है ही नहीं, तो कॉम्ट क्या करेगा, कॉम्ट इसके पास जाएगा, बोलेगा यार हमको क्या मतलब, उसमें तो है ही नहीं ना वो OH ग्रुप, अगर OH होता तो मैं वहां पे मिथाइल करता, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता, बट है ही नहीं वहां पर। तो इसलिए ना ये कॉम्ट से मेटाबोलाइज होता है बेटा एफिड्रीन, ना माओ से मेटाबोलाइज होता है। और हमारे जो एंडोजीनियस कैटेकोलामीन से, चाहे डोपामीन हो, नॉन एपिनेफ्रिन हो, एपिनेफ्रिन हो, ये सब माओ और कॉम्ट से इजीली क्या हो जाते हैं बेटा, मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर पोटेंट एज मस्केनिक एगोनिस्ट। भाई मस्केनिक एगोनिस्ट के जैसा कौन सा मोर पोटेंट आपका होता है, बिल्कुल ये पूछा है, आइसोमर मोर पोटेंट एज द मस्केनिक एगोनिस्ट। तो इसमें बेटा आपका जो मस्करीन रहता है ना, उसमें ट्रांस जो आइसोमर होता है उसका वो मोर पोटेंट होता है।
मस्केनिक अगोनिस्ट अपन से पूछते हैं तो इसमें याद रखना है कि जो ट्रांस आइसोमर होता है मोर पोटेंट होता है, आपका ध्यान रखना है। ट्रांस आइसोमर जो होता है मोर पोटेंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो ट्रांस आइसोमर होता है क्योंकि बिल्कुल वो बिहेव करता है एसिटाइल कोलिन के जैसा, तो ये ध्यान रखना। और दूसरे, अगर आपसे कोई नॉन एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन का पूछता है बेटा, तो उसमें हमने पहले ही बता रखा आर आइसोमर जो होता है मोर पोटेंट। हमारी बॉडी में भी आर आइसोमर ही सिंथेसाइज होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है वो भी आर आइसोमर ही बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्फिन है भाई, मॉर्फिन का क्या होता है? आप मॉर्फिन पे क्या करेंगे? उसका मॉर्फिन का अगर आप एसिटाइलेशन कर देंगे तो भाई कोडीन बन जाएगा, ठीक है ना। उसका आप अगर ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन कर देंगे तो मॉर्फिन ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट बन जाता है। ये सब आपके एक्टिव होते हैं। डाइजीपाम है भाई, डाइजीपाम से आप मिथाइल ग्रुप हटाओगे तो ऑक्साजीपाम बन जाता है। ऑक्साजीपाम भी अपने आप में ड्रग होती है बेटा, ये एक्टिव होता है। डिजिटॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन बना लेता है, ये भी इसका एक्टिव मेटाबोलाइट हो जाता है। अकेला बचा भीड़ में कौन? अकेला नियोस्टिग्मीन। अब नियोस्टिग्मीन का कुछ है ही नहीं, तो ये तो हमारा क्या होता है? एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंटी कोलिनेस्टेज को वो क्या समझ बैठते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग समझते हैं। बेटा एंटी कोलिनेस्टेज है ये, जो कोलिनेस्टेज एंजाइम जो होता था ना, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता था ये एंजाइम, तो इसको इनहिबिट करने वाला है भाई। तो ये तो एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएगा, तो एंटी कोलिनेस्टेज, और उसी को कोलिनेस्टेज इनहिबिटर बोलते हैं। ये हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग की कैटेगरी में आता है ये। तो क्या होता है? एंटी कोलिनेस्टेज हम पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में सेट है एंटी कोलिनर्जिक मतलब एट्रोपिन। भाई अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में एंटी कोलिनर्जिक पूछा है मेरे भाई कि एंटी कोलिनेस्टेज पूछा है। अगर एंटी कोलिनेस्टेज पूछा मतलब कोलिनेस्टेज एंजाइम का इनहिबिटर, एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर नियोस्टिग्मीन अपना करेक्ट आंसर होगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नियोस्टिग्मीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखो मॉर्फिन का मैंने बताया, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट एक्टिव, डाइजीपाम का ऑक्साजीपाम बन जाता है, टेमाजीपाम डिजॉक्सिन बनेगा, डिजिटॉक्सिन का मेटाबोलाइट, तो ये सब एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोपेनॉल का आईयूएफएसी नेम हमसे पूछा गया। अब प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो प्रोपेनॉल एक ऐसा है जो बीटा ब्लॉकर को रिप्रेजेंट करता है। भाई बीटा ब्लॉकर को रिप्रेजेंट करता है प्रोपेनॉल। लॉल लगा हुआ है भाई, बीटा ब्लॉकर है। जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है यार क्या बात है, लॉल लगा है मतलब बीटा, लेकिन बीटा ब्लॉकर वाला क्वेश्चन हमेशा एलओएल वाले ही ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बीटा ब्लॉकर होता है हमारा, ये होता है हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है पहली चीज। तो ये फर्स्ट जनरेशन में आता है, फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा बेटा ये मैंने कल आपको बताया था एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, स्टेज सिकनेस में भी यूज करते हैं। ये थोड़ा बहुत सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर लेता है, थोड़ा बहुत पावर रखता है और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन भी रखता है। तो ये तो हुई इसकी भाई प्रोपेनॉल की प्रॉपर्टीज। अब प्रोपेनॉल जो स्ट्रक्चर देखे ना हम प्रोपेनॉल का, तो प्रोपेनॉल के स्ट्रक्चर में बेटा नेफ्थॉल रहता है। नेफ्थॉल तो रहता ही है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, देखो इस तरीके से ये रहता है, ये रहता है और यहाँ पर एक साइड चेन लगी होती है इस तरीके से। तो इसमें आप यहां पर देखें, अगर हम इन पूरे ऑप्शंस को अपन देखते हैं एक बार, इन ऑप्शंस को अपन ध्यान से चेक करते हैं ऑप्शंस को, तो इसमें देखो नेफ्थॉल कहां, देखो इसमें नेफ्थॉल ऑक्सी लिखा है, इसमें भी लिखा है। मतलब एग्जामिनर बोल रहा है बेटा कि हम तुम्हारा आज अच्छे से ही परीक्षण करेंगे। मतलब बोलेगा बेटा अगर तुमको इतना पता है ना कि नेफ्थॉल होता है तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, नेफ्थॉल वाले से नहीं बनेगा आपका पूरा इसमें। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको सी आंसर दिया गया है। ऑप्शन को देखने से कुछ नहीं होगा, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर से समझते हैं क्या है इसका आईयूपीएसी नेम। देखो ये नेफ्थॉल वाला था, जनरली जो ऑप्शंस रहते हैं कई बार ये नेफ्थॉल रहता है इसमें, ये तो हो गया था हमारा। इसमें देखो लिखा है 1 मिथाइल इथाइल अमीनो, ठीक है ना, 1 मिथाइल इथाइल अमीनो लिखा हुआ है, 1 मिथाइल इथाइल अमीनो, 3 के बाद लिखा हुआ है 1 नेफ्थॉलॉक्सी, ठीक है ना, नेफ्थाइलॉक्सी और प्रोपेन 2ऑल। तो सबसे मेन चीज तो हमको साइड चेन को पहचानना है इसमें। ये साइड चेन जो हमारी बन के आ रही यही है हमारी साइड चेन। यहां से ये आपका यहां से क्या हो रहा है आपका, ये आपका यहां पर रहेगा 1 2 3, तो ये 2 पोजीशन पर आपका ऑल ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन हो गया, ये साइड चेन हमारा क्या हो गया, ये पूरा प्रोपेन बन चुका है, ये प्रोपेन हो गया आपका। और ये 1 नेफ्थॉक्सी हो गया, यहाँ पर ये 1 नेफ्थॉक्सी बता रहा है पूरा ये, क्योंकि ये आपका ईथर है, ईथर में ऑक्सी आता है बेटा, मिथॉक्सी, तो वैसे ही नेफ्थॉक्सी हो गया 1 पोजीशन पर। तो इससे हम पूरा आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो आसानी से आपको ये याद रखना है। प्रोपेनॉल की प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, इसका जो ऐसे किया जाता है बेटा एनालिसिस, वो 0.1 मोलर NaOH से हम इसका करते हैं, 0.1 मोलर NaOH से इसका
टाइट्रेशन कर देते हैं, तो इसका हमको अननोन सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन पता नहीं है तो वो मालूम चल जाता है। और प्रोप्रानोल हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है, बीटा 2 को और बीटा 3, तीनों रिसेप्टर्स को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। ध्यान रखना है इसको, ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। इसमें वही क्वेश्चन फिर से आया बेटा कि एडिलिन का कौन सा फॉर्म जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो अभी देखा था अपन ने 12 टाइम्स मोर एक्टिव होता है बेटा उसका आर आइसोमर, ठीक है ना, आर आइसोमर उसका क्या होता है, 12 टाइम्स मोर एक्टिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। यही हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, आर आइसोमर जो होता है मोस्ट एक्टिव होता है, 12 टाइम्स आपका मोर एक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच साल्ट ऑफ हायोसिन इज मोस्ट स्टेबल एंड पॉपुलरली एक्सेप्टेड, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो आप तो बेटा बोलना, अपनी ईमानदारी से बोलो एक बार, जब कभी आपने बुक पढ़ी होगी बेटा तो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड। तो इसमें क्या होता है, एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं इनमें, तो जो इसके ब्रोमाइड वाला फॉर्म होता है वो मोर एक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है। रीजन ये होता है कि अगर हम इसको अलोन यूज करते हैं हायोसिन को, तो वो क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो डिकम्पोजिशन को ये जो हाइड्रोब्रोमाइड फॉर्म होता है ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, और ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी करेगा। बट जो यहां पे हमसे क्या पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना, विच साल्ट ऑफ हायोसिन मोस्ट स्टेबल पूछा है। देखो मोस्ट पूछा है, हमसे पूछते यार स्टेबल कौन सा होता है, तो हम तो बोलते यार सब होते हैं स्टेबल, लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं भाई, सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, हमारा हाइड्रोब्रोमाइड फॉर्म होता है स्टेबल। जो हाइड्रोब्रोमाइड फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आपको याद कर लेना है, स्ट्रक्चर तो याद रखना ही है, मैंने बताया था ट्रोपिन का, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर होता है। बस यहाँ पे क्या लगा दो बेटा, ऑक्सीजन लगा दो। हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, स्कोपीन प्लस ट्रोपिक एसिड बनेगा। ये हायोसिन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, स्कोपोलामीन होता है। देखो ये लिखा है स्कोपोलामीन। और इसी का आप अगर रेसमिक फॉर्म की बात करें तो बेटा एट्रोसिन होता है, बहुत कम बुक में दिया रहता है एट्रोसिन, ठीक है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है एट्रोसिन के लिए। आयुपेसी नेम ऑफ द सॉल्ब्यूटामॉल, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये सॉल्ब्यूटामॉल। सिंथेसिस आयुपेसी नेम बहुत पूछते हैं इसका। सॉल्ब्यूटामॉल जो है ना उसको बताते हैं आपको पूरा हम, सॉल्ब्यूटामॉल इसका आंसर देख लो आप, फिर पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका आंसर है 4,2 टर्सरी ब्यूटाइल अमाइलो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ओके, इतना आप अभी देख लीजिए, पूरा आयुपेसी नेम एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ में अपन स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। देखो इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका, पहले हम बना देते हैं स्ट्रक्चर, तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, वही चीज सोचना है जब भी आप एडिनाजिक सिस्टम पर जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो इथाइल अमीन को बना लिया करो। अच्छा बढ़िया ऐसा अमीन बना लिया। हाइड्रोजन तो अपन जानते हैं कहाँ रहेगा, ये बना लिया आपने। अब क्योंकि ये हमारा सॉल्ब्यूटामॉल है तो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप रहता है, यहाँ पर आपका टर्सरी ब्यूटाइल आ गया। ओके, बीटा पोजीशन पर OH रहनी नहीं है, यहाँ पर आपका CH2 रहता है। इतना इसमें हो गया। यहाँ पर बेटा एक OH रहता है, और ये जो कैटिकॉल रिंग में था ना OH, ये CH2OH लगा रहता है, ये इसकी पहचान है। सॉल्ब्यूटामॉल में एक बार क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग मटेरियल बताइए सिंथेसिस के लिए, तो यही ऑप्शन होगा उसका, ये वाला CH2OH वाला। ना इसको कैटिकॉल बोल सकते हो बेटा, ये हम इसमें क्योंकि CH2 आ चुका है बीच में। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारी जो फिनाइल रिंग है ना, इसकी नंबरिंग अपन करेंगे। तो यहीं से नंबरिंग हो बेटा फिनाइल से, तो ये होगा 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम 4 पर पहुंचते हैं। 4 लग गया आपका, ये लिखा है 2 टर्सरी ब्यूटाइल अमाइनो। क्या लिखा है, 2 टर्सरी ब्यूटाइल अमाइनो। तो ये एक नंबरिंग तो आपने मेन रिंग की कर दी है ये वाली, ठीक है ना। अब बेटा दूसरी नंबरिंग करोगे ना, अब यहाँ से 1 और 2 डैश आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 पर क्या लिखा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइनो, तो ये लिख दिया 2 टर्सरी ब्यूटाइल अमाइनो लिख दिया मैंने। फिर 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, क्या लिखा हुआ है, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल लिखा हुआ है, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। देखो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, और इसके बाद लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो देखो ये 2CH2 पर हाइड्रोक्सी हो गया और मिथाइल फिनॉल हो गया, तो ये फिनॉल का OH हो गया, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो लिखा है ना हाइड्रोक्सी इथाइल, तो बेटा ये इथाइल ग्रुप हो गया यहाँ पर, और हाइड्रोक्सी हो गया, तो इसका आयुपेसी नेम हो जाएगा। तो आयुपेसी नेम आप इसमें देखो, अगर इस ऑप्शंस को देखें ना, तो ये 5 बार लगा दिया, 5 तो ऑप्शन हो गई नहीं। 2 टर्सल 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन तो होता ही नहीं है ये, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है आपका, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर किसी को इतना बस पता है टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन होता है, फिनॉल ग्रुप होता है, तो उस पर बन जाता, आपको स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में।
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए था। इस क्वेश्चन से अपन कुछ आगे सीखते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि आगे की चीजें भी हम जाने। एक हम यहाँ पर एक बढ़िया गेम खेलते हैं, पजल जैसा गेम चलेगा बढ़िया, आप इंजॉय करो उसका। सबसे पहले गेम स्टार्ट होगा बेटा, एक बेंजीन बनाएंगे हम लोग। ये बेंजीन बना ली हम लोगों ने, ये बेंजीन बनाई ना, इस पे आपने ये एथाइलअमीन लगा दिया। सबसे पहला काम आप ये कर लो, ये बन गया हमारा। अब इसमें बेटा हम थोड़ा सा OH लगाएंगे, डबल OH ऐड करेंगे इसमें, ये OH ये OH, तो ये बेटा बन गया हमारा यहाँ पर CH2 NH2 बन गया। ये हमारे डोपामीन बन गए जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है ना। डोपामीन भाई आगे जाके बनाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये जो डोपामीन भाई नॉरएपिनेफ्रिन बनाते हैं ना, तो कुछ तो इनको मेहनत करना पड़ती है। ये जो है ना, ये CH यहाँ पर OH आ जाता है, यहाँ पर CH2 NH2 हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको नॉन एडिनिन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। आपको पूछेंगे कौन सा एंजाइम बनाएगा, अब बेटा याद करते हैं, एंजाइम बनाएगा। एंजाइम यहां पर होता है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। बताइए कुछ याद करने वाली बात है भाई? डोपामीन के बीटा पोजीशन पर OH जोड़ने वाले एंजाइम का नाम हो गया डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। फिर क्या होता है हमारी बॉडी में, एडिनल मेडुला में क्या होता है, ये इपिनेफ्रिन बनता है। तो वहां पर क्या होता है, CH ये OH रहेगा आपका सेम, यहाँ पर CH2 रहेगा, यहाँ पर NH CH3 लग जाएगा, ये N मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम काम कर जाएगा। तो भाई ये तो हमारी बॉडी में बनते हैं भाई, आज हमारी बॉडी में बन रहे हैं। अब आपको कमी हो गई तो हम थोड़ी ना देंगे, तो हमने फिर इसके क्या बनाए, डेरिवेटिव्स बनाए। तो हमने अपना भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज किया। अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो बॉडी ने हमारा CH3 लगाया, हम एक काम करते हैं आइसोप्रोपाइल लगाते हैं। इसी NH पर हमने क्या किया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया ऐसा, तो इसका नाम पड़ गया बेटा आइसोप्रोलिन बन गया। क्या बन गया, ये हमारा आइसोप्रोलिन बन गया। इसी NH पर हमने क्या किया, हम और करेंगे मॉडिफाइड, हम इतने में नहीं मानेंगे, हम टर्सरी ब्यूटाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसका नाम पड़ गया बेटा कोल्टिरॉल पड़ गया। ये क्या कहलाने लगा हमारा, कोल्टिरॉल कहलाने लगा। तो मतलब हमारा दिमाग तो यार चल गया ना, हमने बॉडी की कॉपी की, हमने देखा बॉडी CH3 लगाती है, हमने आइसोप्रोपाइल लगा दिया, हमने टर्सरी ब्यूटाइल लगाया। तो हम तो ह्यूमन है ना यार, हम थोड़ी ना मानेंगे। हमने इस साइड मॉडिफाइड किया, हम यहां भी करेंगे। अभी ये जो है ना कैटिकॉल रिंग है ना, ये आपका 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, हम इसको रिसोर्सिनॉल कर देंगे। हम क्या करेंगे इसको, हम इसको रिसोर्सिनॉल कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको रिसोर्सिनॉल रिंग करेंगे। रिसोर्सिनॉल समझते हो, ये आपका 5 पे चला जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी और 5 हाइड्रोक्सी पे पहुंचेगा। और यहां पर आपका CH रहेगा, ये CH2 और NH, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है बेटा मेटाप्रोटिनॉल कहलाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम कैटिकॉल रिंग का, इसका मॉडिफिकेशन हमने अभी देखा, ये सॉल्ब्यूटामॉल में बेटा यहाँ एक CH2 लगा दिया, और ये टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया, ये लगा दिया। टर्बिटलिन में क्या करते हैं हम, रिसोर्सिनॉल रिंग लगा लेते हैं और टर्सरी ब्यूटाइल लगा देते हैं। तो मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है आपके एडिनाजिक ड्रग के। अगर आप पकड़ के चलोगे ना, अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ोगे ट्रैक से ना, तो सब स्ट्रक्चर आप पे बन जाएंगे। और अगर आपने ट्रैक छोड़ा ना, तो स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेटा बिल्कुल नहीं है, एथाइलअमीन बनाओ और बात खत्म करो वहीं से। आपका पूरा सिंपल सा है, आपने NH2 लगा, बीटा पे OH जोड़ा, वो ऊपर वाले ने जोड़ दिया भैया बीटा पर OH, ठीक है। फिर उस बीटा OH पर अमीन पर भी आपका क्या आ गया, CH3 आ गया, ये भी हमको ऊपर वाले ने दिया पावर भाई, जोड़ लिया हम लोगों ने। फिर हमने अपना आर्टिफिशियल दिमाग लगाया, हमने उस CH3 की जगह क्या लगाया, आइसोप्रोपाइल लगाया, तो आइसोप्लीन बन गया। फिर हमने उसी में क्या किया, चेंज करके टर्सरी ब्यूटाइल लगाया, तो बन गया कोल्टिरॉल। अब हम इतने से नहीं माने, हमने क्या किया, इधर रिंग को भी चेंज करने की सोच लिया कि जो कैटिकॉल है ना, इसको कैटिकॉल नहीं रहने देंगे हम, इसको हम रिसोर्सिनॉल कर देंगे। जब आपने रिसोर्सिनॉल किया और आइसोप्रोपाइल लगाया, तो वो अब मेटाप्रोटिनॉल कहलाने लगा। आपने उसी कैटिकॉल को क्या किया, CH2H कर दिया, तो वो और टर्सरी ब्यूटाइल लगाया, तो सॉल्ब्यूटामॉल बन गया। आपने क्या किया, रिसोर्सिनॉल रिंग कर दी और टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया, टर्बिटलिन बन गया वो आपका। तो ऐसे करके पूरे स्टेप। अब एक चीज बताइए, आज चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको मॉडिफाइड करके पढ़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया, आज हम देखो जैसे कोई काम है, मान लो इस दुनिया में कोई चीज चल रही है ऑलरेडी, जैसे कोई मान लो बोट जा रही है, अब बोट को अपन उसमें पैसा लगाएंगे, उसको मॉडिफाइड करेंगे, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए भाई, उसकी स्पीड बढ़ना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए, एवरेज अच्छा देना चाहिए, ये कुछ तो हो बेनिफिट। ऐसे ड्रग का काम है भाई, ये ड्रग हमारी सब नॉन सेलेक्टिव थी, और जैसे जैसे हमने मॉडिफिकेशन किए बेटा, तो हमको बीटा-2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट मिल गया। हमको क्या मिल गया, बीटा-2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट मिल गया। तो इसलिए मॉडिफिकेशंस किए हमने। अब ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बोकॉल इज नॉट करेक्टली आइडेंटिफाई।
हमको भाई कार्बेकॉल के बारे में बताना है कि ये बात बिल्कुल गलत बोली जा रही है कार्बेकॉल में, ठीक है ना, कार्बेकॉल के लिए वो बात सही नहीं है। नॉट करेक्ट मतलब आपका इनकरेक्ट आपको बताना है। कई बार इसी में बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको, नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट, तो आप तो दिमाग में लिखो कि भैया गलत जो है हमको बताना है, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। देखो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, ठीक है ना, पहली चीज है। इट पॉसिबल बोथ मस्केनिक निकोटिनिक एसिड, तो बिल्कुल सही बात है, जैसा एसिटाइल कोलिन है वैसे ही हमारा ये होता है, मस्केनिक एक्शन भी रखता है, निकोटिनिक भी रखता है एसिटाइल कोलिन, ऐसे ये भी मस्केनिक और निकोटिनिक दोनों रखता है। इट इज मोर ससेप्टेबल टू द हाइड्रोलाइसिस एज कंपेयर टू एसिटाइल कोलिन। ये बेटा बहुत गलत बात बोल दी, ये इनको नहीं बोलना चाहिए था एग्जामिनर को, इनने मतलब अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। हमने भी बताया था बेटा बोट अपनी जा रही है, बोट को जब हम मॉडिफाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते हैं। तो ये जो एसिटाइल कोलिन वाली बोट थी ना, इसमें एक समस्या थी, ये रैपिड हाइड्रोलाइज होती थी। क्या होती थी? रैपिड हाइड्रोलाइज होती थी। तो हमने इसको बना लिया कार्बेकॉल, इसमें हमने एक बढ़िया पार्ट लगा दिया, कार्बेकॉल बना दिया, तो इसका हाइड्रोलाइसिस रेट बेटा स्लो हो जाता है। यहां तो जस्ट अपोजिट लिखा है, मोर ससेप्टेबल टू द हाइड्रोलाइसिस एज कंपेयर टू द एसिटाइल कोलिन। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना, इससे कुछ गलत बात हो नहीं सकती है, सीधा सीधा आंसर आपका सी होगा। द अमाइनो ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रोफोरेसिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी सही है, ये बिल्कुल करेक्ट। इनकरेक्ट जो लिखा है ना आपका वो केवल सी है, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता भाई। इसलिए हमने कार्बेकॉल को मॉडिफाइड किया, जैसा हमने उसका मॉडिफिकेशन बताया वैसे इसका बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर देखो इनके अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा समय हम लेंगे आपका, आप समय लेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। देखो हमें ऊपर वाले ने क्या दिया था, हमें जैसे वहां पे एपिनेफ्रिन दिया, नॉन एपिनेफ्रिन दिया, ऐसे ऊपर वाले ने हमारे लिए CH3 दिया, ये एसिटाइल कोलिन दिया है। उन्होंने कहा बेटा ये एसिटाइल कोलिन है, तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर है, बढ़िया कोलिनर्जिक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। लेकिन हम अपनी लाइफ एक्टिविटीज के कारण एसिटाइल कोलिन को मान लो हमने कम कर लिया, तो अब हमें कोलिनर्जिक ड्रग चाहिए, और बढ़ गया तो हमको एंटी कोलिनर्जिक चाहिए, समझ रहे? तो ये है। तो अब ये तो ठीक है, इसको हमारी बॉडी में सिस्टम भी दिया गया नेचुरली कि इस पर बेटा कोलिनेस्टेज एंजाइम काम करेगा, जब तुम्हारी बॉडी में जरूरत नहीं होगी तो ये कोलिन प्लस एसिटेट बन के हाइड्रोलाइज हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी में सब नॉर्मल चलता रहेगा, ना ज्यादा होगा एसिटाइल कोलिन ना कम होगा, जब जरूरत होगी भाई तो बन जाएगा, और जब ज्यादा हो गया तो हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ह्यूमन है भाई, ह्यूमन थोड़ी ना कुछ करता, उसने क्या किया, यहाँ पर कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स बनाए, तो उसमें उन्होंने अच्छाई के लिए बनाया, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट था जो रिवर्सिबल था, जो कीटनाशी के फॉर्म में यूज किया जाता है, कुछ लोगों ने इसको ले लिया, तो अब ये कोलिनेस्टेज एंजाइम आपका क्या होगा, परमानेंटली इनहिबिट हो चुका है। तो एसिटाइल कोलिन हमारा अमर होगा, अमर हो गया एसिटाइल कोलिन, लगातार बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोलिन की टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ेगी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया भाई। साइंस हमने बोला अच्छा भी होता है खराब भी होता है, तो ये हो गया ना यहाँ पर। इसके अलावा इसी को हमने मॉडिफाइड किया, इसकी कुछ कमियां थी एसिटाइल कोलिन की। पहली कमी, ये हाइड्रोलाइज बहुत जल्दी होता था, तो हमने क्या किया, इसको मॉडिफाइड किया। यहां पर हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड टू CH3 की जगह NH2 लगा दिया। ये जब हमने NH2 लगाया ना यहाँ पर, तो यही कहलाता है बेटा हमारा कार्बेकॉल कहलाता है। इसका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया, स्लो हो चुका है, ठीक है ना। ये हमने कर लिया इसको मॉडिफिकेशन, तो कार्बेकॉल बन गया आपका। तो ये रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का क्या होता है, स्लो होता है, ध्यान रखना है। ये सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंडरलाइन करके देखो लिखा है सिंथेटिक। सिंथेटिक भाई हमारे द्वारा बनाई गई, और एंटीकोलिनर्जिक है भाई मतलब एसिटाइल कोलिन के सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, उसका अपोजिट एक्शन देने वाला है ये, ठीक है ना। ए एस्टर कैरिंग द जेंथिन हेटेरोसाइकिल, वो भी एस्टर है बेटा, लेकिन यार ट्रोपेन वाला नहीं है। आप बोलोगे एट्रोपिन आंसर दे दो आप, नहीं, वो ट्रोपिक एसिड वाला है बेटा, ट्रोपिन वाला है, ये तो अलग ही चीज है। जेंथिन हेटेरोसाइकिल्स है मेरे भाई। तो यहाँ देखो ना, आप एट्रोपिन वाले तो दो ऑप्शन आपके बोलेंगे, मैं तो ऐसे ही डराने के लिए आया हूँ, जो जल्दी में रहेगा वो लगा देगा कि अरे वही पढ़ा था हमने कहीं ट्रोपिन के बारे में, एस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा अपन से पूछा है जेंथिन वाला, तो ये खत्म। बायप्रेडिन बेटा, बायप्रेडिन तो आपकी रिंग होती है सीधे, बायप्रेडिन ड्रग है और उसमें प्रेडिन रिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता क्या है बेटा, प्रोफेंथिलीन बचा, तो यही आपका आंसर है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है ये, आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर्स देख लो आप, होमोएट्रोपिन का मैंने बताया था, याद करो बेटा। अगर आप यहाँ पे CH2 को लगा दोगे तो बन गया मेरे भाई एट्रोपिन, और ये CH2 हटा दो तो बन गया होमोएट्रोपिन। ये जो एसिड रहेगा यहाँ मेंडेलिक एसिड रहता है, उसमें ट्रोपिक एसिड होता है, एसिमेट्रिक कार्बन यही होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये बेंजाट्रोपिन हो गया, ये बायप्रेडिन हो गया, देखो ये प्रेडिन रिंग है तो ये बायप्रेडिन हो गया। अब ये देखो ये जेंथिन रिंग कहलाती है, देखो ये जेंथिन है,
वो आप वो वाली जेंथीन मत समझ लेना कैफीन वाली, वो जेंथीन है, INE रहती, ये जेंथीन है, ENE वाली है, ठीक है ना। तो इसमें दिख रहा है ये आपका प्रोपेंथिलीन में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर द डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्सेप्ट, सब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। तो कहानी तो यही आएगी ना सबसे पहले कि भैया ये डायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग समझते हो आप लोग, भाई हम आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्टिंग हो गया ना। हमने आपको पढ़ाया, हमारा कोई चीज आपने दूसरे स्टूडेंट को बता दिया बेटा, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। तो ऐसे ही ड्रग रहती है, तो कोई भी ड्रग है अगर वो अपने रिसेप्टर्स पे जाके डायरेक्ट काम कर रही है, ये ड्रग आती है आपकी एक्स रिसेप्टर पे काम करती है, तो डायरेक्ट एक्टिंग है। मान लो कोई ड्रग बाई है, वो बाई इस रिसेप्टर से कोई मतलब नहीं रखती है, वो नहीं जानती इसको, लेकिन वो एक्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? एक्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, तो एक्स जाके काम करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्टिंग कहलाएगा। क्वेश्चन में पूछा है ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग एक्सेप्ट, एक नहीं है हमारी, कौन सी नहीं है? एसिटाइलकोलिन तो भाई ऊपर वाले ने दिया है यार, ये तो एंडोजीनियस है, हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, उसी पर जाके काम करता है। कार्बोकॉल उसका छोटा भाई है, अभी देखा अपन ने, डेरिवेटिव होता है उसका, तो ये भी डायरेक्ट एक्टिंग होगा। मस्करीन एल्कलॉइड है हमारा, ये मस्करिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है यार, ये सब डायरेक्ट है। टेक्रीन क्या है यार? ये टेक्रीन मैक्रीन है क्या भाई मेरे? टेक्रीन जो होता है ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम का इनहिबिटर है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, रिसेप्टर से कोई मतलब नहीं है इसको, एंजाइम का इनहिबिटर है। इस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होगा? इस एंजाइम को इनहिबिट होने का सबसे ज्यादा खुशी मनाता है एसिटाइलकोलिन, क्योंकि एसिटाइलकोलिन को यही कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है कोलिन प्लस एसीटेट में, तो यही इनहिबिट होगा तो एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा। अब एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा तो आपके घर नहीं जाएगा ना मेरे घर आएगा, वो अब जाएगा और अपने रिसेप्टर्स पे काम करेगा। तो एसिटाइलकोलिन काम कर रहा है रिसेप्टर पर, और कोलिनर्जिक एक्शन भी आ गया हमारी बॉडी में, लेकिन हमने एसिटाइलकोलिन नहीं लिया, ना ही कोई कोलिनर्जिक एगोनिस्ट लिया, फिर भी काम हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि इस टैक्रीन ने क्या किया, जो हमारी बॉडी का ही एसिटाइलकोलिन है ना, उसको ही बढ़ा दिया। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट एक्टिंग है, ध्यान रखना टैक्रीन। क्लियर? ये आपका क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं सभी कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर, जिनको हम एंटी कोलिनेस्टरेज भी बोल देते हैं कई बार, तो वो ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आता है बेटा फाइंड द गिवन स्ट्रक्चर। अब भी बताया बेटा ये वाला स्ट्रक्चर, अब ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं है, मैं बताता चलता हूं। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो ये स्ट्रक्चर अभी बताया था बेटा, ये बताया था पूरा, ये मेरा, और यहां पर बेटा अगर आप CH3 लगा दो तो ये ऊपर गॉड गिफ्टेड हो गया हमारा। गॉड गिफ्टेड मतलब एसिटाइलकोलिन हो गया, एंडोजीनियस है, उसी का हमने यहां पर बेटा NH2 लगा लिया। NH2 लगाया तो कार्बोकॉल बन गया, समझ रहे हो? ये कार्बोकॉल बन जाएगा आपका, ये बन गया कार्बोकॉल। ये बेटा देखो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अगर आप बीटा पे बेटा एक मिथाइल लगा दो एसिटाइलकोलिन में, तो उसका नाम पड़ जाता है मेथाकोलिन। और आपने दोनों ही काम कर दिए भाई, बीटा पे मिथाइल भी लगा दिया और एमाइड भी कर दिया, वहां पर CH3 की जगह एमाइड एस्टर भी कर दिया ना, तो बन जाता है वो बेथेनिकॉल बन जाता है। और बेथेनिकॉल जो होता है ना, हाइड्रोलाइसिस के लिए रेजिस्टेंट ही होता है, स्लो नहीं होता। मेथाकोलिन कार्बोकॉल का स्लो होता है, क्योंकि मेथाकोलिन में आपका बीटा पोजीशन पर मिथाइल आया, और जो कार्बोकॉल था उसमें अमाइड बनाया हम लोगों ने CH3 की जगह, समझ गए? आज जैसे क्वेश्चन आया आपको, ये मैं यहाँ पर एक मिथाइल लगा दूं तो वो मेथाकोलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर NH2 भी कर दिया और ये दोनों ही काम कर दिए, तो वो बेथेनिकॉल बनेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर में तो आपका कार्बोकॉल इसका है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पिलोकार्पिन इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा, अच्छे से याद रखना, इमिडाजोल अल्कलॉइड होता है बेटा। क्या होता है? इमिडाजोल अल्कलॉइड होता है पिलोकार्पिन। ये है स्ट्रक्चर, देखो पिलोकार्पिन का, देखो ये हो गया हमारा किसका? एसिटाइलकोलिन का। गॉड गिफ्टेड है यार, ये तो ऊपर वाले ने दिया है हमको, अब हम इसको मॉडिफाइड करेंगे, कुछ इसमें हम इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो देखो यहाँ पर पहला इंप्रूवमेंट बेटा हमने क्या किया? NH2 लगा लिया तो कार्बोकॉल कहलाने लगा। फिर हमने क्या किया? ये NH2, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल लगा देते तो मेथाकोलिन हो गया। हमने बोला नहीं, हम दोनों काम करते हैं, दोनों काम करोगे बेटा तो बेथेनिकॉल कहलाएगा। कोलिन एस्टर्स के 4 होते हैं ना, एसिटाइलकोलिन गॉड गिफ्टेड, ठीक है ना, उस पर हमने अल्फा पर बीटा पर मिथाइल लगाया तो मेथाकोलिन हो गया। हमने क्या किया? जो एसिटाइल एस्टर है उसको अमाइड एस्टर बना दिया तो कार्बोकॉल बन गया। हमने दोनों ही काम कर दिए, अमाइड एस्टर भी बना दिया और बीटा पर मिथाइल भी लगा दिया तो बेथेनिकॉल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पिलोकार्पिन देखो ये जो रिंग है बेटा लैक्टोन रिंग कहलाती है, ठीक है ना, और ये हमारी इमिडाजोल रिंग कहलाती है। ये जो बीच में जुड़ी हुई है बेटा, ये कौन सा ब्रिज होगा यार? ये कोई लंदन ब्रिज तो होगा नहीं, मिथाइलिन ब्रिज होगा। मिथाइल से जुड़ा है मेरे भाई तो मिथाइलिन ब्रिज हो गया।
ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। मिथाइलिन ब्रिज होता है, नीचे आपका टैक्रीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी ये रिंग जो बनी है इसको बेटा एक्रेडीन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रेडीन रिंग कहलाती है। वो कौन सी रिंग है हमारी? एक्रेडीन रिंग होती है। उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रेडीन रिंग बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। ड्रग यूज इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बता चुका हूं मैं आपको कि भाई एसिटाइल कोलिन है हमारा, इसको हाइड्रोलाइज कौन करता है? कोलिनेस्टरेज करता है। किसमें? कोलिन प्लस एसीटेट में। जब ये काम तब होता है हमारी बॉडी में भाई जब एसिटाइल कोलिन अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी में भाई ऊपर वाले ने सब सेट कर रखा है ऑटोमेटिकली, ये बढ़ा तो कोलेस्ट्रेज ने काम किया तो कोलिन और एसिडेट में कन्वर्ट हो गया। अब होता ये है ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है हमारा इस कोलिनेस्टरेज एंजाइम का इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इसको परमानेंटली इनहिबिट कर देगा कोलिनेस्टरेज एंजाइम को। अब कोलिनेस्टरेज एंजाइम काम करना बंद कर देगा। तो अब जब कोलिनेस्टरेज एंजाइम काम करना बंद कर देगा, जब हमारे भाई गाड़ी थी जो उसका ब्रेक फेल हो गया अब हमारा, तो स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी, एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगा, तो पेशेंट की बॉडी में कोलिनर्जिक एक्शन बहुत बढ़ेंगे। तो कोलिनर्जिक एक्शन में सबसे बड़ी समस्या कहां है कि आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट रेट डाउन हो जाती है, M2 रिसेप्टर पे काम करता रहेगा। पेशेंट आएगा उसके माउथ से स्लाइवा बहता रहेगा, डॉक्टर साहब समझ जाएंगे भैया पी लिया इसने कीटनाशी, समझ गए, क्योंकि स्लाइवेशन बढ़ेगा, M3 रिसेप्टर पे काम करेगा। उसकी प्यूपिल पे क्या इफेक्ट आएगा भाई? मियोसिस करता है, छोटी सी पुतलियां बचेंगी, उसकी प्यूपिल छोटी हो जाएगी, डॉक्टर देख के बता देगा। बीपी नापेगा, बीपी लो रहेगा उसका, हार्ट रेट डाउन रहेगी, और पूछेगा कि क्या हुआ, इसने क्या पिया है? तो अगर घर वाले समझदार होंगे उसका डिब्बा ले आए होंगे डॉक्टर साहब को, उसका कंटेनर कीटनाशी का, तो बता देंगे। फिर भी डॉक्टर साहब को नहीं भी मिलेगा तो वो पहचान जाएंगे डॉक्टर साहब कि भैया ऑर्गेनोफॉस्फेट इसने पी लिया है। तो अब क्या करेंगे डॉक्टर साहब? कोलिनेस्टरेज एंजाइम तो अपन रिप्लेस कर नहीं सकते, वो तो डैमेज हो चुका है, तो फिर हम देते हैं कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। तो उसमें जो नाम आता है बेटा वो प्रालिडॉक्सिम का आता है, जिसको अपन लोग पाम का इंजेक्शन बोलते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन होती है, बहुत कॉमन चीज है प्रालिडॉक्सिम, ध्यान रखना। ये प्रालिडॉक्सिम कोई कोलिनर्जिक इफेक्ट को एंटागोनाइज नहीं करता है, ये केवल इस कोलिनेस्टरेज एंजाइम को फिर से रीएक्टिवेट कर देगा। ये मिस्त्री है और उसने उस गाड़ी के ब्रेक को ठीक कर दिया है। अब जब ब्रेक ठीक हो जाएंगे ना तो ये एसिटाइल कोलिन ऑटोमेटिक कम होगा। लेकिन साथ में बेटा डॉक्टर साहब प्रालिडॉक्सिन तो देंगे, लेकिन उनको बेटा एट्रोपिन भी देना पड़ेगा साथ में। क्यों भाई? एट्रोपिन जो सिम्टम्स है ना कोलिनर्जिक इफेक्ट बहुत बड़े हुए हैं जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको ये कंट्रोल कर देगा एट्रोपिन। ये एट्रोपिन कंट्रोल कर देगा और प्रालिडॉक्सिन इसको रिएक्टिवेट कर देगा। तो हमारी बॉडी फिर धीरे धीरे अपने आप एसिटाइल कोलिन को कम करना सीख जाएगी। तो ये ध्यान रखना क्लियर। कई बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि प्रालिडॉक्सिन भी दिया है ऑप्शन में और एट्रोपिन भी दिया है, या मान लो प्रालिडॉक्सिन ना दिया होता, एट्रोपिन दिया होता, तो अपन एट्रोपिन लगाते। लेकिन अगर दोनों में चूज करना पड़ता है ना तो प्रालिडॉक्सिन ही लगाना आप आंसर, ठीक है। ये रिएक्टिवेटर होता है। प्रालिडॉक्सिन जो होता है हमारा ऑक्सिम डेरिवेटिव होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिएक्टिवेट कर देता है। कितना बड़ा बलिदान देता है ये, बताइए क्या होता है एक्चुअल में। ये जो एंजाइम रहता है ना कोलिनेस्टरेज एंजाइम, इस पे OH रहता है, इस OH में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। हमारा पूरा का पूरा एंजाइम कैसा हो जाता है? फास्फोराइलेटेड हो जाता है। एंजाइम में फॉस्फेट जुड़ा है, एंजाइम हमारा इनएक्टिव हो चुका है। अब अगर हमको एंजाइम को एक्टिव करना है ना तो एंजाइम को हमको फिर से फॉस्फेट रिमूव करना होगा। तो ये प्रालिडॉक्सिन क्या करता है? इस फॉस्फेट को अपने ऊपर ट्रांसफर करा लेता है और एंजाइम को क्या करा देता है? रिएक्टिवेट करा देता है। बोलता है मेरे ऊपर दे दो फॉस्फेट, मेरे को दे दो, मैं फॉस्फेट से अटैच होऊंगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाऊंगा और पेशेंट सेफ हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये एंजाइम को रिएक्टिवेट कर देता है, सेल्फ फास्फोराइलेशन कर लेता है, ठीक है ना। और हमारा एंजाइम फिर क्या हो जाता है? डीफास्फोराइलेशन हो जाएगा और एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ध्यान रखना, हमेशा देखो लिखा है एट्रोपिन के साथ यूज करते हैं इसको जनरली। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। बेटा ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही सिंपल काम है, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। ये जो है ना एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है बेटा, अगर CH2 को हटा दोगे तो बन जाएगा होमोएट्रोपिन, ठीक है ना। यहां दिख रहा है आपको ये ट्रोपेन है और ये आपका ट्रोपिक एसिड है, तो एट्रोपिन सल्फेट का बेटा ये स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर आता है, इसके साथ और भी चीजें सीख लो थोड़ा सा। देखो एट्रोपिन का आता है हमें, हायोसिन का क्या होता है? यहां पर ये लगा दिया। अब आपने क्या किया? एट्रोपिन में से इसको हटा दिया तो बन गया होमोएट्रोपिन। ये तीन तो आपको आने ही चाहिए। अब आता है बेटा इपराट्रोपियम। इपराट्रोपियम अगर आप बोलो ना, इपराट्रोपियम मेरे भाई IUM लग गया, मतलब इसमें क्वाटरनाइन नाइट्रोजन है, ये वाटर सॉल्युबल ड्रग हो गई। तो यहां पर क्या होता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहता है यहां पर ये, तो इसका पार्ट हो गया इपराट्रोपियम कहलाने लगता है ये, ठीक है ना। नाइट्रोजन पे क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर CH3 तो लगा ही है और आइसोप्रोपाइल और लगा दिया, तो ये क्वाटरनाइन नाइट्रोजन हो जाता है, तो इपराट्रोपियम।
अब बेटा टायोट्रोपियम है, अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, टायो मतलब बेटा इसमें सल्फर आता है, थायोफिन रिंग आ जाती है, यहां साइड रहते हैं वो, ट्रोपिक एसिड नहीं होता उसमें, तो ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर नेम, इसका स्ट्रक्चर का नेम बताना है हमको क्या है। तो बेटा दो रिंग हैं इसके पास, दो साइकिल हैं, एक एटलस है और एक A1 है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। दो साइकिल हैं, तो देखो दो साइकिल कहां है, डाइसाइक्लोमिन में है ना दो साइकिल। डाइसाइक्लोमिन हमारा क्या होता है, स्पाज्मोलाइटिक ड्रग है, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग होता है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ड्रग है इंटरनल पेन के लिए, स्पाज्मोलाइटिक ड्रग होता है, एंटी स्पाज्मो। इसका जो अल्टरनेटिव हमारा आ चुका है, ये एंटीकोलिनर्जिक है, इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक, तो हम फिर ड्रोटावरीन को यूज करते हैं। ड्रोटावरीन फास्फोडाइस्टेज 4 इनहिबिटर होता है, ड्रोटावरीन जो ड्रोटिन के नाम से टैबलेट आती है, ड्रोटावरीन। ड्रोटावरीन जो है ये सबसे बेस्ट हमारा क्या होता है, स्पाज्मोलाइटिक ड्रग होता है, क्योंकि इसमें कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ये डाइसाइक्लोमिन है हमारा, ठीक है ना। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करो बेटा। अभी अपन ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, इसको अपन देखें क्या है स्ट्रक्चर का यार। ये देखो आपका ऑक्सिम डेरिवेटिव है, ये हमारा ऑक्सिम डेरिवेटिव है बेटा, और ये स्ट्रक्चर है प्रालिडॉक्सिम का, तो प्रालिडॉक्सिम है। बाकी सोमिन टाविन, टेबिन सोमिन और एडिकार्ब, ये तो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट है, क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ही होते हैं, इनकी पॉइजनिंग हो जाती है ना तो प्रालिडॉक्सिम। टेबिन सोमिन और सारिन, एक और थी आपकी सारिन भी थी, ये नर्व गैसेस थी, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको यूज किया गया। यही तो कहलाते हैं बेटा मेरे केमिकल वेपन्स। क्यों है भाई केमिकल वेपन? अब सोचो आप, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, इनको हमने सैनिकों के सामने दे दिया, अब सैनिक ने क्या किया, इनको एब्जॉर्ब किया, उनकी बॉडी में जाके क्या हुआ, कोलिनर्जिक जो कोलिनेस्टेज एंजाइम है वो इनएक्टिव हो गया, तो बॉडी में एसिटाइलकोलिन बढ़ा अचानक से। जैसे ही बॉडी में एसिटाइलकोलिन बढ़ा तो उनकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कम हुआ। भाई हम जानते हैं जब हम लड़ते झगड़ते हैं तो बेटा नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज्यादा रहता है हमारा, और सैनिक तो लड़ रहा है झगड़ रहा है वो वहां पर, तो उसका तो एडिनर्जिक सिस्टम डोमिनेंट होना चाहिए। इनने किसको डोमिनेंट करा दिया, कोलिनर्जिक सिस्टम को, तो उसका हार्ट रेट डाउन हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, और बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ भी हुई। तो ये रीजन है, ये बायोकेमिकल वेपन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये प्रालिडॉक्सिम का रहता है। इसके बाद बेटा आता है मस्करीन इज जनरली, ठीक है ना, मस्करीन इज जनरली, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मस्करीन इज जनरली, ठीक है ना, ये अपन से पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये किसका होता है, यहां पर एक्चुअल में लिखना गया है स्ट्रक्चर किसका है हमारा, तो स्ट्रक्चर बेटा ये एरिकोलिन का होता है। एरिकोलिन जो होता है हमारा अरेका कटेचू में मिलता है हमको, जो हमारी सुपारी रहती है एरिकोलिन, ये उसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है इसको, एरिकोलिन का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखें। इसके साथ देखो ये एरिकोलिन हो गया, हमारी जो बीटल नट होती है पान वाली सुपारी उसमें रहता है एरिकोलिन, ये हमारा कोलिनर्जिक एक्शन देता है, कोलिनर्जिकल। मस्करीन, मस्करीन अम्नेसिया मस्करिया, कई बार मशरूम पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसमें याद रखना बेटा मेरे भाई कि जो मस्करीन में रिंग कौन सी होती है, फ्यूरॉन रिंग होती है, फ्यूरॉन रिंग, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा पिलियोकार्पिन जेबोरेंडी पिलियोकार्पस माइक्रोफेलेस से मिलता है, ग्लूकोमा में यूज करते हैं, ड्राई माउथ सिंड्रोम में यूज करते हैं इसको हम, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, ये मिडाजोल रिंग होती है, बीच में कौन सा ब्रिज है, ये मिथाइलिन ब्रिज होता है, अभी आपको बताया था। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग, इनको भूलना नहीं है, इनको याद रखना है स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल। रिंग प्रेजेंट इन द डॉनी पजल। अब डॉनी पजल में कौन सी रिंग होती है, डॉनी पजल जो होती है ना, इसमें बेटा पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। डॉनी पजल जो होता है, क्या है डॉनी पजल आपका, टेक्रीन गैलेंटामीन, देखो अच्छे से याद रखना, रीवास्टिगमीन होता है हमारा एक, डॉनी पजल होता है, ठीक है ना, टेक्रीन होता है और गैलेंटामीन होता है। ये जो है ना चारों लोग साथ में रहते, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में मिलके रहते हैं ये लोग। ये मिलने का रीजन ये है अच्छा खासा सीएनएस के अंदर इनका पेनिट्रेशन होता है बेटा, और ये क्या होते हैं हमारे कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। अच्छे सुनना, कोलिनेस्टेज, इनको हम एंटी कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, नॉट एंटी कोलिनर्जिक। बेटा कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे ये, तो एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो कोलिनर्जिक हुए ना ये, ठीक है। अब क्या होता था, इनको यूज करते थे हम कहां पर, अल्जीमर्स डिसीज में। अल्जीमर डिसीज में क्या होता है, हम धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो जाती है, जिनके साथ उम्र के साथ में भाई लोगों की मेमोरी चली जाती है, क्या होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, तो ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट हो जाता है कम हमारा,
तो ये यूज किए जाते हैं किसमें, हमारे अल्जीमर्स डिसीज में। तो बहुत आता है क्वेश्चन, अल्जीमर्स डिसीज में कौन सी ड्रग देते हैं, तो कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर को देते हैं। बेटा एंटीकोलिनर्जिक मत देना, नहीं तो आपने पढ़ लिया कहीं एंटीकोलिनेस्टेज और ध्यान से पढ़ा नहीं, बोलो सर वहां तो लिखा था एंटीकोलिनर्जिक देते हैं। मेरे भाई एंटीकोलिनर्जिक नहीं लिखा होगा, एंटीकोलिनेस्टेज लिखा होगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अगर उसको आप एट्रोपिन दोगे ना तो इससे अच्छा तो उसको पॉइजन दे दो। एट्रोपिन दोगे वैसे ही तो उसका कोलिनर्जिक न्यूरॉन वहां काम नहीं कर रहे हैं, एट्रोपिन और दे दो उसको तो और उसके न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है डोनिपजिल का स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। इसमें देखो ये आपकी पाइपरिडीन रिंग होती है बेटा, और ये इंडीन रिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडीन रिंग सिस्टम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 2 अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी एनएन ट्राई मिथाइल 1 प्रोपेन एनीमियम कैन बी टर्म एज। ये किसका नाम है, तो बेटा अभी मैंने बताया इन चारों के स्ट्रक्चर्स, आप बना लो एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करो, बनाओ, कुछ नहीं करना, एक CH3 लगाओ, बढ़िया नाइट्रोजन को तीनों तरफ से घेरो उसको, ये कर दिया, यहाँ CH2 लगाओ, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भाई ऊपर वाले ने हमें दिया था, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन होता है। अब आप क्या करोगे, CH3N, ये CH3 लगाओ, ये CH3 लगाया आपने, ये आपका CH2 हो गया, और ये CH और यहां पर बेटा CH3 लगा दिया, O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा मेथाकोलिन का। अब कार्बेकॉल का भी बताया था बेटा आपको, ये CH3 लगाना है आपको, CH2 O C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया हमारा कार्बेकॉल का स्ट्रक्चर। बेथेनिकॉल का भाई दोनों काम कर लो, यहां पर ये अल्फा बीटा पे अपन ने लगाया, ये भी करो ये भी करो, तो बेथेनिकॉल बोलता है मैं सब कुछ कराऊंगा अपने साथ। तो यहां पर दिख रहा है CH3 है, N CH3, ये चारों कोलिनेस्टर्स होते हैं बेटा हमारे, CH2, और यहां पर देखो ये अल्फा पे रहेगा आपका, बीटा पर ये CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड NH2, ये स्ट्रक्चर हो गया बेथेनिकॉल का। बेथेनिकॉल के पास 2 पावर आ चुके हैं, देखो यहां पर कोलिनेस्टेज एंजाइम काम करता था, तो ये अल्फा लगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्लो हुआ, अमाइड से भी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्लो होता है, जब दोनों ही मिल जाते हैं बेटा तो ये रेजिस्टेंट हो जाता है। ये इसका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फास्ट होता है, नेचुरल है, इसका बेटा स्लो होता है क्योंकि अल्फा पर बीटा पर मिथाइल होता है, इसका भी कार्बेकॉल का स्लो होता है क्योंकि इसमें NH2 रहता है, और इसमें दोनों होते हैं बेटा तो ये हाइड्रोलाइज ही नहीं होता। तो ये तो हुई बात है, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपका लिखा है अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी, पहली चीज तो लिखिए अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी लिखा हुआ है, एनएन ट्राई मिथाइल, तो ये तो सभी में रहेगा बेटा, एनएन ट्राई मिथाइल 1 प्रोपेन, ठीक है ना, एनीमियम कैन बी टर्म एज, ठीक है ना, 1 प्रोपेन लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये यहां से ये प्रोपेन है हमारा, ये 1 प्रोपेन, यहां पर सबसे मेन ये है अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी, ये बता रहा है हमारे लिए अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी ग्रुप है ना ये हमारा, और साथ में इसमें बेटा प्रोपेन वर्ड आ गया है, प्रोपेन मतलब ये मिथाइल भी है इसमें, तो ये जो नाम बन गया हमारा किसका बन गया, बेथेनिकॉल का। अगर आप बोलो कि अमाइनो कार्बोनाइल तो आपका सर कार्बेकॉल में भी रहेगा बेटा, कार्बेकॉल में, लेकिन ये प्रोपेन नहीं रहेगा, उसमें इथेन रहेगा, 2 कार्बन है, ये देखो कार्बोनाइल में कार्बोकॉल में कितने हैं, 2 कार्बन होते हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है आपको, चारों के स्ट्रक्चर और IUPAC नेम को ध्यान रखने के लिए। ये स्ट्रक्चर्स हैं, देखो सभी के स्ट्रक्चर्स हैं बेटा चारों की, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स आप देखो, इसमें एसिटॉक्सी एनएन ट्राइमिथाइल अमोनियम हो गया, ये 2 एसिटॉक्सी हो गया, एनएन ट्राइमिथाइल प्रोपेनेमियम हो गया आपका, ये देखो प्रोपेन आया ना, ये आ गया प्रोपेन, इसमें बेटा आप नहीं बोल पाओगे प्रोपेन, ठीक है ना। कार्बोनाइल कोलिन में आपका ये एथेन ही रहेगा, देखो एथेन है ना, ये एथेन एल्यूमिनियम, इसमें फिर आ गया तो बेटा प्रोपेन रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी वर्ड हमको यूज करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द फाइसोस्टिग्मीन, बेटा अच्छे से याद कर लेना, इंडोल रहता है, इंडोल अल्कलॉइड कैटेगरी में आता है, ये इंडोल अल्कलॉइड कैटेगरी में ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग रहती है यहाँ पर बेटा, और ये पायरोल लगी रहती है, लेकिन एक पायरोल से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाजू में एक और लगी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, इतना जो होता है इंडोल रिंग सिस्टम कहलाता है, इंडोल रिंग सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। फाइसोस्टिग्मीन हमारा रिवर्सिबल कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। फाइसोस्टिग्मीन विनोसम से मिलता है हमको, दिख रहा है आपको, ये मैंने कहा था ना, एक तो है ही आपका और एक और रहता है पायरोल यहाँ पर, ठीक है ना, पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट रहती है इसमें। तो जैसे आपसे पूछेगा इंडोल भी है इसमें बेटा, और पायरोल भी है एक और रिंग हमारे पास, ठीक है ना, बेंज पायरोल भी बोल सकते हैं इंडोल को, या वो बोलेगा क्या रिंग है इसमें, तो बोल देगा ऐसा जैसा उसका मन भाई, वो बोलेगा बेंजीन प्लस 2 पायरोल, तो सही है, बेंजीन प्लस 1 पायरोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोल बोलते हैं, तो इसमें 2 पायरोल एक बेंजीन रिंग, ऐसा भी तो पूछ सकते हो हमसे एग्जाम से, ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। हाइड्रोफिलिक पूछ रहा है वो आपसे, भाई वाटर को पसंद करने वाला कौन है इसमें? पैराथायोन, मेलाथायोन, ये तो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, कीटनाशी में आते हैं। इकोथायोपेट जो होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इकोथायोपेट हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। ये कई बार हम आई ड्रॉप वगैरह में इसको यूज करते हैं टॉपिकली, देखो ये आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज हो जाता है, और ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये माइडियाटिक्स, माइडियाटिक्स समझते हो आप लोग? भाई प्यूपिल साइज को बढ़ाने वाले माइडियाटिक्स हैं हमारे। भाई एट्रोपिन है, आप डॉक्टर साहब हैं, भाई डॉक्टर साहब को आई का एग्जामिनेशन करना है, अब आई का पीपल छोटा है, डॉक्टर साहब कहेंगे भैया रुको हम एट्रोपिन का ड्रॉप डलवाएंगे, 15-20 मिनट बाद हम की जांच करेंगे। पेशेंट बैठा रहेगा बेचारा, चलो यार, अब फिर उसके बाद जब पेशेंट घर जाएगा कहेगा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि उसकी पीपल डायलेट हो चुकी है ना, तो डॉक्टर के पास बोलेगा डॉक्टर साहब यार क्या कर दिया तुमने हमारी आई। डॉक्टर साहब बोलेंगे चिंता मत करो, लाओ पिलोकार्पिन का ड्रॉप लिख देंगे। तो कुछ नहीं किया डॉक्टर ने, पहले माइडेटिक्स करा दिया, पीपल साइज बढ़वा दिया एट्रोपिन देके, जब पेशेंट को दिक्कत हुई तो उन्होंने पिलोकार्पिन दे दिया। पिलोकार्पिन कोलिनर्जिक ड्रग है, वो मायोटिक होती है, तो उसने पीपल साइज छोटा कर दिया, नॉर्मल हो गया, तो ये रहता है। तो ये माइडेटिक्स मतलब पीपल साइज को बढ़ाने वाले। अब यहाँ पे उन्होंने अपन से पूछा है, स्ट्रक्चर वगैरह पूछा है, तो पहली चीज तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे दो ड्रग हम यूज करते हैं माइडेटिक्स में। एक आपका टीसी रहता है, टीसी जानते हो आप लोग, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो रहता है ना, अगर कोई बच्चा क्लास में उधम करे, स्कूल में उधम करे, उसको टीसी मिल जाए ना, तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं एकदम। तो हमें ध्यान रखो भाई, टीसी मिल गई, आंखें खुल गई, माइडेटिक्स हो गए, तो ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, माइडेटिक ड्रग होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बोलोगे सर एट्रोपिन नहीं होता का? एट्रोपिन होता है, बिल्कुल होता है, 100%। एट्रोपिन भी माइडेटिक्स है, लेकिन एट्रोपिन क्या करता है, आई के साथ साथ दूसरे सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है, तो पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग होता है। ये जल्दी काम करते हैं और जल्दी इनका एक्शन खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर साहब को सुनना नहीं पड़ता पेशेंट का, जल्दी उसकी आई सही हो जाएगी, बेचारा घर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहता है, तो ये ट्रोपिकामाइड जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, जल्दी काम करते हैं लोग, तो ये इसलिए हम इनको माइडेटिक्स बोल देते हैं। हमको क्वेश्चन तो आया स्ट्रक्चर का आया है, तो स्ट्रक्चर किसका है? तो स्ट्रक्चर जो है ये आपके ट्रोपिकामाइड के स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा मुझे? देखो ये अमाइड है ना, ये अमाइड रहता है ना जब, तो ट्रोपिकामाइड में ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ट्रोपिकामाइड का स्ट्रक्चर है। साइक्लोपेंटोलेट एटीए लगा है, मतलब बेटा ये एस्टर होगा, इसमें देखो कहीं एस्टर तो है नहीं, तो ये याद रखना, इस ट्रिक से हम इसको आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग प्रेजेंट इन द ग्लाइकोपायरोलेट। ग्लाइकोपायरोलेट में कौन सी रिंग होती है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइकोपायरोलेट रिंग क्या? इसमें बेटा पायरोलेट लिखा ही हुआ है, पायरोलेडीन रिंग पर जिसमें प्रेजेंट रहती है। कौन सी रिंग रहती है? पायरोलेट, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब पी से नाम दे दिया, तो थोड़ा सा टफ कर दिया क्वेश्चन। पायरोलेडीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है ग्लाइकोपायरोलेट में, अच्छे से याद रखना, ग्लाइकोपायरोलेट हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, इसमें पायरोलेडीन रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, मतलब सैचुरेट हो जाती है हमारी पायरोल रिंग। नियोस्टेगमीन इज कौन सा अमीन डेरिवेटिव है? अच्छा क्वेश्चन है ये। नियोस्टेगमीन में देखो हमने बताया आपको, नियोस्टेगमीन जो होता है मास्टीनिया ग्रेविस में देते हैं हम इसको, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है ना ज्वाइंट पे, वहां पोलर नेचर रहता है, वहां पर ये हाईली कंसंट्रेट होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है, तो क्वाटरनरी नाइट्रोजन होगा तभी तो ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होगा। फाइसोस्टिग्मीन नहीं होता क्वाटरनरी नाइट्रोजन, तो वो आपका अल्जाइमर्स में दे सकते हैं, सीएनएस डिसीज में, उसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है वो, ये नियोस्टेगमीन नहीं कर पाता है। ध्यान रखना है, इसमें क्या रहता है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्वाटरनरी नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है इसको, क्लियर। ये नियोस्टेगमीन है, इसमें दिख रहा है बेटा ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, इसलिए वाटर सॉल्युबल होता है, सीएनएस पेनिट्रेशन इसका 0 होता है। एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज्ड बाय, कितना सरल क्वेश्चन है, कितने देर से समझा रहा हूं बेटा। आपका कोलिनेस्टेज एंजाइम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ के रख देता है, कोलिन प्लस एसीटेट में, ध्यान रखना है। इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग के नाम आते हैं हमको, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, याद रखना है ये चीज। अब आता है एसिटाइल कोलिन रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय। भाई एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कौन ब्लॉक करेगा? रिलीज जानते हो आप? एसिटाइल कोलिन कोई वो तो है नहीं कि यार मूवी है कि रिलीज हो रही है, ये न्यूरॉन रहता है, यहाँ साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर रहता है, यहाँ बाहर आता है, रिलीज होता है, और ये रिसेप्टर्स पर काम करता है, मस्केनिक और निकोटिन रिसेप्टर पर अपने एक्शंस को देता है। जैसे आज हम लोग घर में रहते तो भैया रात घर में निकालेंगे, सुबह ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब आपका वर्क प्लेस होता है, वहां जाएगा वो और रिसेप्टर्स पे काम करेगा, अपना एक्शंस देगा। जब एक्शंस हो गए बहुत, तो क्या होता है, कोलिनेस्टेज एंजाइम इस पे काम करता है, कोलिन प्लस एसिटेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, कोलिन फिर से न्यूरॉन के अंदर आता है, फिर एसिटाइल कोलिन बनता है और फिर स्टोर होता रहता है, ये चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी।
जिसकी बॉडी में कोई समस्या नहीं है हम लोगों की बॉडी में। तो यही चल रहा है हमारा रोज का काम, एसिटाइलकोलिन बनेगा, रिलीज होगा, रिसेप्टर उस पर काम करेगा, फिर कोलिनेस्टेज एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज कर देगा। अब इसी बीच मान लो अपन ने ऑर्गेनोफॉस्फेट किसी ने पी लिया तो उसका एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है अचानक से, तो उसको फिर मेडिसिन चाहिए, या फिर किसी का कम हो गया है, ज्यादा हो गया, तो फिर हमें ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। इसके बीच में आते हैं कुछ टॉक्सिन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एसिटाइलकोलिन स्टोर होता है बनने के बाद, तो यहाँ पर एक टॉक्सिन केमिकल होता है, उसको बोलते हैं बेसामिकॉल बोलते हैं। बेसामिकॉल क्या करता है, वेसिकल्स के अंदर स्टोर नहीं होने देता। इसके बाद यहाँ पर एक टॉक्सिन्स काम करता है, उसको बोलते हैं बोटोलिनियम टॉक्सिन, वो रिलीज को इनहिबिट कर देता है। और हेक्सामेथोनियम क्या करता है, आपका रीअपटेक को इनहिबिट करता है, अंदर नहीं जाने देता उसको, समझ रहे। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा बोटोलिनियम टॉक्सिन हो जाएगा, रिलीज को इनहिबिट करता है, ध्यान रखेंगे। नियोस्टिग्मिन इज क्लासिफाइड एज, बता चुका हूं बेटा, रिवर्सिबल कैटेगरी में आता है हमारा, रिवर्सिबल कार्बामेट्स होता है। रिवर्सिबल कार्बामेट्स कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, अच्छे से ध्यान रखना, रिवर्सिबल होता है और ये क्या होता है हमारा, कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, इसको ध्यान रखें। क्लासिफिकेशन है आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा। रिवर्सिबल होते हैं कार्बामेट्स, उसमें आपका 5-स्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडो और रिवास्टिग्मिन आता है। नॉन कार्बामेट जैसे एंड्रोफोनियम, टैक्रिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामीन, ये हमारे टैक्रिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामीन मैंने आपको बताया ये कहाँ यूज करते हैं बेटा, अल्जीमर्स डिसीज में। और ये इरिवर्सिबल में हमारे कौन से आते हैं, कार्बामेट्स होता है, कार्बाराइल और प्रोपॉक्सर, जो बेगॉन और सेवन स्प्रे आते हैं ना मॉस्किटो वाले। ऑर्गेनोफॉस्फेट में हमारे ये आते हैं डाइफ्लोस, इकोथायोपेट, मेलाथोन, पैराथायोन, टेबिन, सारेन, सोमिन, ये नर्व गैसेस होती हैं। तो ये पूरा किसका क्लासिफिकेशन है, किसका क्लासिफिकेशन है भाई, एंटीकोलिनेस्टेज का है। बच्चा पढ़ता है उसको लगता है एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनेस्टेज का तो है, तो ये है तो कोलिनेस्टेज इनहिबिटर ना, तो बढ़ाएंगे किसका लेवल, एसिटाइलकोलिन का। तो ये कौन से कहलाते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर रिंग प्रेजेंट इन द निकोटीन, निकोटीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, निकोटीन बेटा पायरोलिडीन और पायरिडीन रिंग दोनों प्रेजेंट होती है। इसके पहले की क्लास में हमने निकोटीन का स्ट्रक्चर भी देखा था, ये दोनों ही रिंग उसमें प्रेजेंट होती है, आपको ध्यान रखना। ये उसको देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पायरोलिडीन रिंग है आपकी, फुल सैचुरेट है पायरोल रिंग, तो पायरोलिडीन कहलाती है। तो ये पायरिडीन रिंग है हमारी, तो दोनों रिंग इसमें प्रेजेंट होती हैं भाई, ठीक है ना। कुग्नोसी वाले बोलते हैं पायरोलिडीन एल्कलॉइड है, तो भाई उसमें पायरोलिडीन एल्कलॉइड है, मैं मानता हूं भाई, तो उसमें एक रिंग भी तो है साथ में पायरिडीन, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक सिस्टम, कितना सरल क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम का, कोलिनर्जिक सिस्टम को काम कराने के लिए ऊपर वाले ने हमको किसको दिया है, कौन सा वेपन्स दिया है, तो वो एसिटाइलकोलिन दिया है। एडिनर्जिक सिस्टम से काम कराने के लिए कौन सा वेपन दिया है, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन दिया है, समझ रहे। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो एसिटाइलकोलिन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कार्बोमाइल, ठीक है ना, कार्बोमाइल मिथाइलकोलिन एस, ठीक है ना। कार्बोमाइल मिथाइलकोलिन कौन होता है बताइए, फिर वही चीज आ गया। देखो आपने मिथाइलकोलिन तो पहले ही बोल दिया, मतलब आपका एक CH3 तो जोड़ ही चुके आप, अब आपने कार्बोमाइल भी कर दिया, तो भैया बेथेनिकॉल ही होगा ना, दोनों काम कर दिया आपने, तो कौन होगा, बेथेनिकॉल होगा। दोनों ही काम कर चुके आप, अभी स्ट्रक्चर शायद मैंने आपको बताया, तो बेथेनिकॉल हो जाएगा। ये दोनों ही चीज कर दी ना, यहां पर भी कर दिया बेटा और यहां पर भी कर दिया अपन लोगों ने। डेरिफेंसन क्या होता है, डेरिफेंसन सेलिफेंसन, बहुत आता है क्वेश्चन। डेरिफेंसन सेलिफेंसन क्या होते हैं हमारे, डेरिफेंसन सेलिफेंसन क्या होते हैं, M3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं, ध्यान रखना। जो हमारे मस्कुलिन रिसेप्टर होते हैं ना, M1, M2 और M3, इनका अगर एगोनिस्ट की बात करो तो एसिटाइलकोलिन तो सब पे बराबर काम करता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। एट्रोपिन सबको बराबरली एंटागोनाइज करता है। सिलेक्टिव M1 का एंटागोनिस्ट होता है पायरेंजिपिन, टेलेंजिन, M2 का होता है मेथोक्ट्रामिन और M3 का होता है डेरिफेंसन और सेलिफेंसन। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना, रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है ना अच्छे से याद कर लेना। M1 का काम क्या होता है, M1 का एक काम बताऊंगा मैं, M1 क्या करता है बेटा, हमारा HCl रिलीज को कराता है, मेन काम। M2 क्या करता है, हार्ट की जितनी एक्टिविटी उनको कम करता है। M3 हमारा वैसोडायलेशन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज कराता है, साथ में जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे एक्सेप्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl के रिलीज को M1 करता है। बाकी जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, सलाइवरी हो गई, ब्रोंकियल हो गई, लैक्राइमल हो गई, इन सब के सिक्रेशंस को बढ़ाना। इसके अलावा जितनी भी हमारी विसरल स्मूथ मसल्स होती है, जैसे यूट्रस है आपका, GIT, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, कोलोन, ये सब मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। M3 परसिस्टेंस मूवमेंट वगैरह को बढ़ाता है, ध्यान रखना इसको अच्छे से आप। तो M1 का जो एगोनिस्ट होते हैं सिलेक्टिव एक्सोट्रोमरीन, मेथाकोलिन और बेथेनिकॉल होता है। एंटागोनिस्ट में डेरिफेंसन, सेलिफेंसन आता है, ठीक है ना। और M1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, पायरेंजिपिन, टेलेंजिपिन होते हैं। कुछ दिन बाद उनसे मुलाकात होगी कहां पर, आपकी एंटी अल्सर ड्रग में। तो आप सोचोगे यार क्या है, वहां भी पढ़ लिया पायरेंजिपिन, टेलेंजिपिन, अब यहाँ पढ़ लिया हमने। तो पायरेंजिपिन जब हमने वहां यहाँ पढ़ रहे हैं तो वही तो है, ये M1 एंटागोनिस्ट है, मतलब HCl रिलीज को कम करेगा।
तो एंटी अल्सर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एंटी अल्सर ड्रग कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा? एंटी अल्सर होगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें कैटाकोलामीन्स जनरली कंटेन साइड चेन एस। जो कैटाकोलामीन में जो साइड चेन होती है बेटा कैसी होती है? मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा, इथाइलअमीन होती है। ये CH2 CH2 NH2 बताया था कि नहीं मैंने? इथाइलअमीन होती है। तो आप उसमें क्या टाइम लगाना, इथाइलअमीन ही तो होती है साइड चेन, ये इथाइलअमीन रहती है। ठीक है ना। इसके बाद है गिवन स्ट्रक्चर इज। आ गया क्वेश्चन आपका जो मैं पढ़ा रहा था आपको पहले, इसी के लिए तो बता रहा था भाई कि यहाँ टाइम बचेगा अपना। ये देखो, ये तो हुआ हमारा कैटिकॉल रिंग, ये हो गया, ये NH2 कर दो तो नॉन एपिनेफ्रिन, इसमें CH3 भाई एडिलन मेडुला में लगता है ना CH3, तो ये आपका एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। किसका हो गया? कहाँ है इसमें? एडिलिन। एपिनेफ्रिन और एडिलिन एक ही नाम होते हैं। जैसे राम आपका, मालूम मेरा नाम श्रीकांत है, मेरे घर का नाम सोनू है, तो ऐसे ही एडिलिन और आपकी एपिनेफ्रिन हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है गिवन स्ट्रक्चर। ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। देखो यहां पर अभी देखा था अपन ने बेटा, ये CH2OH आ गया और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल आ गया। तो मैंने बताया था सॉल ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर होता है। टर्बिटलिन का क्या होता है? देखो उसमें रिसोर्सिनॉल रिंग तो रहती है हमारी, ये वाली, ये OH रिंग रहेगी, ये OH रहेगा, यहाँ पर CH2OH भी रहेगा, ये CH2 भी रहेगा, यहाँ पर आपका CH3 और टर्सरी ब्यूटाइल भी रहेगा। लेकिन ये रिंग आपकी रिसोर्सिनॉल है। इसमें आपकी ना आप कैटिकॉल बोल सकते हैं ना रिसोर्सिनॉल, क्योंकि इसमें CH2OH है। डोपामीन का आप जानते हैं सॉक्सट्रीन बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आ गया हमारा आपका यहां पूछा है 1,3,4 डाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल अमाइनो एथेनॉल कैन बी टर्म एज। किसका नाम है ये बताइए? इसका आपको स्ट्रक्चर बनाओगे, आप पे आंसर बन जाएगा। स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, बिल्कुल आप पे ये बनेगा। स्ट्रक्चर जैसे ही आप बनाओगे आप पे आ जाएगा। क्या करना है आपको? देखो नॉन एडिलिन का स्ट्रक्चर है। देखो पहली चीज तो 3,4 डाइड्रोक्सी लिखा है, मतलब आपका ये कैटिकॉल तो है इसमें। तो बेटा कैटिकॉल तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। और आइसोप्लीन में भी होता है। कैटिकॉल किस में होता है? आपका सभी में होता है। कैटिकॉल सब में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। कैटिकॉल सभी में प्रेजेंट होता है, क्या याद रखना है? कैटिकॉल सभी में प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, अब इसका अपन को देखो यहां पर क्या पहचानना है। 2 मिथाइल अमाइनो लिखा है, 2 मिथाइल अमाइनो एथेनॉल लिखा हुआ है, 2 मिथाइल अमाइनो एथेनॉल लिखा है। तो अपन एडिलिन का ही बनाते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। NHCH3 देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, ये आपका यहां पे हमने बनाया मिथाइल अमाइनो। तो बेटा ये मिथाइल अमाइनो से तो काम खत्म हो गया। अगर आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइनो लिखा होता तो आइसोप्लीन का था वो, या मिथाइल अमाइनो लिखा है मतलब एडिलिन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? एडिलिन का स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान रखना है, एडिलिन का स्ट्रक्चर है ये। इसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीटा हेलो एल्काइल अमीन। अच्छे से याद रखना बेटा, बीटा हेलो एल्काइल अमीन जो होते हैं, बीटा हेलो एल्काइल अमीन जो होते हैं हमारे, ये एक्चुअल में क्या होते हैं? एंटी कैंसर ड्रग जब आप पढ़ोगे तब आपको मिलेंगे ये, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना एज इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। CH2CH2Cl रहता है, यहां पर नाइट्रोजन रहता है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बेटा इनको बोलते हैं बीटा हेलो। क्या बोलते हैं इनको? हम बीटा हेलो बोलते हैं। तो याद रखना है, इसमें फिनॉक्सीबेंजामीन हमारा आंसर होगा। ये अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है, अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है। जैसे अल्फा 1 ब्लॉकर कौन होता है सेलेक्टिव? बेटा प्राजोसिन होता है, ठीक है ना, याद रखना अच्छे से। ये बीटा हेलो एल्काइल अमीन है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये CH2, ये यहाँ पर CH2CH2Cl रहता है, ये ग्रुप इसमें रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इमिडाजोलिन डेरिवेटिव सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। इमिडा अल्फा 2 एगोनिस्ट पूछा है बेटा और सेलेक्टिव पूछा है हमसे, तो इसमें आंसर होगा क्लोनिडीन आंसर होगा, ठीक है ना। सेलेक्टिव पूछ रहे हैं अपन से, इमिडाजोलिन पूछ रहे हैं, और सेलेक्टिव अगर नहीं पूछते तो ये सब आंसर आपके सही है, लेकिन सेलेक्टिव वर्ड जो आ गया ना तो उसमें क्लोनिडीन आपको आंसर देना ही पड़ेगा। और ये जो है ना नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, टोलाजोलिन, ये हमारे नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है ना। सेलेक्टिव पूछा है तो ये आएगा। नेफाजोलिन का नाम पूछ लिया उन्होंने हमसे, नेफाजोलिन जो होता है इसका अपन से नाम पूछ लिया गया है। नेफाजोलिन जो होता है इसमें देखो नेफ्थलीन रिंग रहेगी हमारी पहली चीज, और इमिडाजोलिन रहता है। लेकिन आपको ऑप्शंस में देखो सभी जगह इमिडाजोलिन दे दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर 1 नेफ्थाइल मिथाइल हो गया, 1 नेफ्थाइल मिथाइल, यहाँ भी मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आपको बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए तो पूरा स्ट्रक्चर हमको
बनाना पड़ेगा, तब आप पे ये क्वेश्चन इसका सॉल्व हो पाएगा। तो इसका लास्ट आंसर आपका डी है। यहाँ पे दिख रहा है मैं, देखो यहाँ पर पूरा आपका ये था ऑप्शन, यहाँ से नंबरिंग होगी इसकी, ठीक है ना, यहाँ से नंबरिंग अपन इसकी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो वन पोजीशन पर रहेगा आपका ये पहले नंबर, तो 1 पोजीशन पर रहेगा हमारा ये 1 नेफ्थाइल मिथाइल हो गया, ठीक है ना, ये क्योंकि ये CH2 है तो 1 नेफ्थाइल मिथाइल हो गया और 2 इमिडाजोलिन हो गया। यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 और 2 हो जाएगा। तो याद रखना है, बाकी इतना क्लोज ऑप्शंस रखे नहीं जाते हैं, वो तो हमने आपको टफ बनाने के लिए रख दिए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चंस हमें बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं बता पाते, मेमोरी बेस्ड होते हैं ना कई बार, तो हमने उनको ऑप्शंस को टफ कर दिया। बाकी जब ये क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो इसमें नेफ्थॉल वाला एक ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? नेफ्थॉल वाला एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिंग प्रेजेंट इन द टीमोलॉल। टीमोलॉल ये क्वेश्चन बहुत आता है। टीमोलॉल हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, ये फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर होता है। आई ड्रॉप में इसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? टीमोलॉल में रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बेटा मॉर्फोलिन रिंग होती है। कल याद करो बेटा, मैंने माओ इनहिबिटर्स आपको बताए थे, उसमें मॉर्फोलिन रिंग बताए थे। मॉर्फिन रिंग नहीं है, मॉर्फोलिन रिंग ऐसी रहती है, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन होते हैं, ये है मॉर्फोलिन। मॉर्फोलिन रिंग पूरी बुक को आप उठा के देखो तो फोलकोडीन में मिलती है हमारी, और मैक्लोबिमाइड में मिलती है, और किस में मिलती है? टीमोलॉल में मिलती है, ठीक है ना। तो याद रखना है मॉर्फोलिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। देखो ये है हमारा मॉर्फोलिन रिंग, ठीक है ना, मॉर्फोलिन रिंग है। और इस बार एक बार क्वेश्चन में मॉर्फोलिन रिंग नहीं पूछा गया, उन्होंने पूछा है कि ये बताइए थायाडायाजोल रिंग किस में होती है, थायाडायाजोल रिंग किस में प्रेजेंट होती है, ये पूछा गया हमसे। ये थायाडायाजोल, थाया हो गया, थाया मतलब सल्फर, और डायाजोल तो ये नाइट्रोजन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है थायाडायाजोल और मॉर्फोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। मॉर्फोलिन रिंग बेटा मॉर्फिन रिंग नहीं है, ये किस में रहती है? टीमोलॉल में रहती है हमारे, ठीक है ना। और फोलकोडीन में होती है जो कफ सिरप में होता है एंटीटिज्यूब, और मैक्लोबिमाइड में होती है जो हमारा सिलेक्टिव माओ ए इनहिबिटर होता है। मैंने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, माओ ए इनहिबिटर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में बेटा जोसिन लगा रहता है, प्राजोसिन इसका आंसर होगा। इसमें रिंग्स बहुत सारी होती हैं बेटा, क्विनाजोलिन, इसमें क्विनाजोलिन रिंग रहती है, पाइपराजीन रिंग रहती है इसमें, ठीक है ना। और इसमें क्या रहती है आपकी, साथ में फ्यूरॉन रिंग होती है। क्या होती है? फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें क्विनाजोलिन रिंग रहती है, पाइपराजीन रिंग रहती है, और फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती है। 3 रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्राजोसिन के बारे में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। नॉन सिलेक्टिव में बेटा आपका देखो फिनॉक्सीबेंजामीन आता है, ये बीटा हैलोकालामिन डेरिवेटिव में आता है। और रिवर्सिबल में आपका फेंटोलामिन, टोलाजोलिन होता है, इमिडाजोलिन होते हैं। अल्फा 1 सिलेक्टिव में जोसिन रहता है। अल्फा 2 ब्लॉकर एक ही नाम है बेटा, यहम्बीन है, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटेकोलामिन हैव अ कैटेकोल न्यूक्लियस व्हिच इज केमिकली। अब देखो कैटेकोल का पूछ लिया बेटा, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं 3 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी होता है, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है आपका, इजी क्वेश्चन है, 3,4 हाइड्रोक्सी होता है। मैंने आपको कई बार बताया बेटा स्टार्टिंग से। गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर इन्होंने पूछा है हमसे, किसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किसका है? देखो ये इसका तो है नहीं, ओएल वाला है तो भाई OH तो रहेगा इसमें, ठीक है ना। सॉल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर अपन जानते ही हैं, तो उसमें आपका CH2OH लगा रहता है यहाँ पर, ये भी नहीं है। टर्बिटलिन में टर्सरी ब्यूटाइल होता है बेटा, तीनों के स्ट्रक्चर अपन जानते हैं। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर किसका है? मेटारामिनॉल का होता है, मेटारामिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मेटारामिनॉल होता है हमारा, ये हमारा अल्फा 1 ब्लॉक, अल्फा 1 का एगोनिस्ट ड्रग होता है मेटारामिनॉल, ध्यान रखना है। इसमें दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर मेटारामिनॉल का होता है। इसके बाद फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर, हमसे क्या पूछा गया? सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर को पूछा गया है। अभी पढ़ा बेटा अपन ने क्लासिफिकेशन में, कौन होता है? यहम्बीन होता है। तो आपको याद रखना सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर कौन होता है? यहम्बीन होता है। ये आपको क्लियर अच्छे से याद कर देना क्लास। इंडोल रिंग प्रेजेंट है, इंडोल रिंग किस में होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडोल रिंग किस में होती है बेटा? यहम्बीन जो होता है ना, इंडोल एल्कलॉइड ही होता है। जैसा हमारा 5-सिस्टिगमीन है वैसे ही ये रहता है। तो ये अल्फा 2 का ब्लॉकर होता है, और इसमें इंडोल रिंग क्या होती है आपकी? प्रेजेंट होती है। आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर है, देखो इसमें दिख रहा है आपको, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर, आपको ध्यान रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहम्बीन का स्ट्रक्चर वगैरह। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, मैंने अभी बताया था बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको बेटा कि इसमें आपका ये देखो फ्यूरॉन रिंग हो गया,
ये पाइपराजीन हो गया, ये क्विनाजोलिन रिंग हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा किसका है? प्राजोसिन का स्ट्रक्चर है। क्या है? यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। अगर यहाँ पर प्राजोसिन के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं नाम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहते हैं ये दोनों, और अगर हम इसको सैचुरेट कर देते हैं तो वो बनता है टेराजोसिन। ठीक है ना? ये अगर ये डबल बॉन्ड कर देंगे तो स्ट्रक्चर किसका है? प्राजोसिन का है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन में दिया था ना, तो उसमें आपका टेराजोसिन आंसर होगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रहती है वहां पर। ये रिंग कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होती है। ये ध्यान रखना आपको। रिंग प्रेजेंट इन द प्राजोसिन, बेटा देखो वही क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्यूरॉन रिंग भी होती है बेटा, ठीक है, और पाइपराजीन भी होती है, क्विनाजोलिन भी होती है। ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा। तीनों रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। अच्छे से ध्यान से रखो। अगर देखो ये है हमारा प्राजोसिन का स्ट्रक्चर, इसमें दिख रहा है ये फ्यूरॉन है अभी, अगर इसको सैचुरेट कर देंगे तो टेराजोसिन बन जाता है, जो अभी क्वेश्चन में था आपका। ये हमारा पाइपराजीन रिंग है, ये क्विनाजोलिन रिंग है। जो अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं ना, उनकी केमिकल क्लास का नाम ही होता है क्विनाजोलिन रिंग डेरिवेटिव बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? क्विनाजोलिन रिंग डेरिवेटिव हम उनको बोलते हैं। ठीक है ना? आइडेंटिफाई द आयोपेसी नेम ऑफ एम्फेटामिन। एम्फेटामिन का आयोपेसी नेम आपको बताना है। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बेटा एम्फेटामिन का। आपको क्या करना है उसमें, ये जो है ना अपन ने उसमें देखा था एफेड्रीन में सब जगह लगाया था। एफेड्रीन में यहाँ पे हमको क्या करना है? केवल ये CH2 और यहाँ पर CH3 कर देना है और NH2 कर देना है। तो ये 1 फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन इसका आयोपेसी नेम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा ऑप्शन दिया है 1 फिनाइल 2 अमीन प्रोपेन। तो आपको क्या करना है बेटा? एफेड्रीन, एम्फेटामिन, इनके स्ट्रक्चर जरूर याद रखें दोनों के। एफेड्रीन में सब जगह लगाओगे, एम्फेटामिन में केवल आपको बीच में लगा देना है। यहाँ पर एक CH3 आप लगा देंगे तो बन जाएगा एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो बीच में लगाया। यहाँ पर भी आप अगर लगाओगे CH3, यहाँ CH3 और CH2 पर OH लगा दो तो बेटा बन गया एफेड्रीन। अगर इसी को हम ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ पर बेटा एक OH लगा दें और यहाँ पर एक CH3 लगा दें तो स्ट्रक्चर हो जाता है एफेड्रीन का। इनको हटा देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? ये हो जाता है। ध्यान रखना है इसको अचानक से, ठीक है ना? ये रिंग्स कई बार पूछता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द डॉक्साजोसिन। डॉक्साजोसिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा? तो इसमें देखो हमको डॉक्साजोसिन पूछा है, क्विनाजोलिन तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो अगर होता तो हम वो लगाते। अब लेकिन दूसरी रिंग तो है ना हमारे पास, पाइपराजीन। तो आंसर क्या होगा आपका? पाइपराजीन रिंग प्रेजेंट होती है इसमें। देखो डॉक्साजोसिन में क्या है हमारा? ये पाइपराजीन रिंग है, ये क्विनाजोलिन रिंग है। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है बेटा, ठीक है ना? ये जो रिंग है ना, ये फ्यूरॉन के जैसा, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक रिंग इन द टर्बिटलिन। टर्बिटलिन में क्या रहता है? देखो हमने आपको अभी बताया था, टर्बिटलिन जो होता है हमारा, इसमें जो रिंग्स रहती है हमारी, देखो इन्होंने बोला ये रहता है इस तरीके से। टर्बिटलिन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम लोग, हमने आपको बना के दिखाया था, ये OH रहता है, ये OH रहता है, और यहाँ पर आपका CHOH रहता है, यहाँ पर CH2 रहता है, और NH और ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ होता है। अगर अब लेकिन हमको ऑप्शंस देखने हैं, तो यहाँ से अगर बेटा आप नंबरिंग करते हैं हम लोग यहाँ से इसकी 1 2 3, तो ये बेटा 3 हाइड्रोक्सी तो हो गया हमारा, और इसको हमने क्योंकि मेन ग्रुप बना तो ये हमारा फिनॉल हो गया। तो फिनॉल है और साथ में 3 हाइड्रोक्सी है, तो ये आपका आंसर ए ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना? इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। तो ये देखो टर्बिटलिन है हमारा, 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया। तो ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, आप इनको जरूर करें, प्रॉपर अटेंड करते रहें। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस करें और थोड़ा सा उसमें माइंड यूज करें। आप मेडिकेम से डरना नहीं है, मेडिकेम से फ्रेंडशिप करो, बहुत इजी होती है। आप मेडिकेम को एक्शन से कोरिलेट करोगे, बिल्कुल याद हो जाता है। ओके